ए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है रे? है दादा। ओके हाँ सर। ठीक। ओके ठीक है सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा गुड मॉर्निंग। और बेसिकली टुडेज क्लास मंडे वाला क्लास है जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में इंडिविजुअल, ये जनरल लॉ का एक स्पेशलिटी क्या है, ईच एंड एवरी टॉपिक इज डिफरेंट विथ ईच अदर। जैसे कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ बड़ा कनेक्टेड है। बट इन जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में आपको ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ बेसिकली इफ़ यू नो कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशंस का नॉलेज है, अगर आप बस उतना समझने से आप बाकी लॉ के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है सभी, क्योंकि बाकी जितना सारा लॉ है ना, सभी अपने अपने जगह में। जैसे लास्ट फ्यू क्लासेस में जूरिस्प्रूडेंस का ज़्यादा क्लास तो नहीं कराया मैंने, तीन चार क्लास कॉन्स्टिट्यूशंस टॉट, क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एविडेंस एक्ट, हाँ, और लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक क्या टॉपिक कराए थे, एविडेंस कराए थे क्या, तो था आरटीआई। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई को राइट राइट टू इंफॉर्मेशन, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, जिन लोगों का ये सब टॉपिक मिस हो गया है अभी मैं उनको शेयर कर लूंगा, और बाद में फिर से लाइव में जब कराऊंगा फिर से लाइव करा दूंगा, तो डबल डबल रिविजन्स हो जाएगा। अच्छा लेकिन आज क्या करेंगे सर, आज करेंगे इंडियन पेनल कोड। ठीक है, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो इस पर्टिकुलर मतलब नाम, सुनते आ रहे हो ना सर, मतलब IPC। इंडियन इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। हाँ, ये तो बचपन से हम लोग जब मूवीज देखते थे, बॉलीवुड मूवीज, आज आप लोगों को ना बॉलीवुड वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, गारंटी। अगर आप बॉलीवुड वाला फीलिंग ला लेते हो ना, तो फिर आपको इंडियन पेनल कोड का मतलब एक क्या है ना, मतलब अंदाजा तो है आप लोगों को, बट एक मतलब मजा आ जाएगा, मतलब अंदर से एक फीलिंग आ जाएगा, अच्छा चलो ये सीखना है हमें, वी नीड टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो इंडियन पेनल कोड इस हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है। इंडियन पेनल कोड স্যার के এটা साथ, বেসিক্যালি স্যার ক্রিমিনাল কেসে ইউজ হয় তো স্যার এই हाँ আইপিসিটা। ऑब्वियसली, यस यस, क्रिमिनल प्रोसीडियर ऑब्वियसली। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी मैं वही बोलने जा रहा था, पेनल कोड एंड इसके साथ साथ और एक लॉ भी है, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडियर। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडियर वो भी ना कनेक्टेड है, बट नॉट सेम एक्ट, दोनों एक्ट अलग है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। पेनल कोड में तो आज मेनली बात करूंगा, और फिर इसके रिलेशन में जो क्रिमिनल प्रोसीडियर्स एरिया है वो भी आप घर में गो थ्रू करोगे ना, वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर तो कर दिया, और ये आगे हम लोग जैसे सोर्स ऑफ लॉ, ये अभी मैंने कराया नहीं, बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका ऊपर पूरा क्लासेस हुआ है सर। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स अभी तक नहीं कराया, लॉ ऑफ टॉर्ट कराया था। अच्छा, लिमिटेशन सिविल प्रोसीडियर बाकी हैं। जैसे मैं अभी आपको, अच्छा एविडेंस एक्ट में लास्ट वीक या मोस्ट ऑफ उससे पहले वाला वीक में कराया था। इंडियन स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रेशन, इधर से आईटी एक्ट हो गया था, ठीक है, आरटीआई हो गया है। अच्छा मैं आज आपको कराऊंगा, कहाँ चला गया, पेनल कोड। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, या आप लोगों के इंस्टीट्यूट के मैट से ही मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये इंडियन पेनल कोड। ओके, इंडियन पेनल कोड 1860, और इसके साथ कनेक्टेड करके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, एकदम कनेक्टेड है। तो लेकिन पहले पेनल कोड देख लेते हैं ना, उसके बाद आप खुद से भी ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं क्रिमिनल प्रोसीजर नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगा आप लोगों को। ओके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, क्या पढ़ा है, क्या कुछ भी तो नहीं पढ़ा है, बस तो बोले कि पेनल कोड के बारे में। यस सर, यस सर, मैं कुछ बोला ही नहीं, बस बोला कि पेनल कोड पढ़ना है। अच्छा चलो हम लोग विजिट करते हैं इंडियन पेनल कोड में, कहाँ विजिट करें, एक सेकेंड रुको, पेनल कोड 414। ज्योति, ज्योति आवाज आ रहा है क्या मेरा, तो है ज्योति, ज्योति से मैं गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं कर पाया। ज्योति आवाज आ रहा है क्या मेरा, बोल। नेटवर्क इश्यूज ज्योति का रहता ही है, कहाँ चला गया सब।
आर्बिट्रेशन। पेज नंबर यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है भाई? यस, मिल गया। ठीक है सर, तो देखो इंडियन पेनल कोड 1860 पे बात करते हैं। तो देखो मेनली ये पूरा इंस्टीट्यूट मैट के अंदर आपको डिटेल्स में एवरीथिंग तो मिलेगा ही, बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी अभी मैं आप लोगों को पूरा इंडियन पेनल कोड का ना एक समरीटिकल स्ट्रक्चर ओवरव्यू कंप्लीट मतलब ए टू जेड जितना चीजें आपको ओवरऑल समझना चाहिए, मैं इस ओवरऑल मैटर में अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में जब क्वेश्चन आंसर अलग से डिस्कस करूंगा ना, वो अलग से बात करूंगा। बट इतना करने के बाद अगर आप इंस्टीट्यूट के मैथ में अंदर जाके क्वेश्चन आंसर करते हो, या फिर जो भी आप लोगों के पास स्कैनर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब उसको भी अगर गो थ्रू करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है। फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे समझाऊंगा कि कैसे लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो लोग ऑलरेडी जानते हो। तो ठीक है, तो क्यों ना मैटर को फटाफट देख लेते हैं। सो इंडियन पेनल कोड, ऐसे अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं सर? शास्ति का धारा है सर। शास्ति समझते हो? अरे सजा, सजा बांग्लाते वो बोले शास्ति। ठीक है, भारतीय शास्ति धारा। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना रे। पेनल का मतलब क्या है? आपको जो सजाएं सुनाया जाता है, वो सजा सुनाने का अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट है ये। क्या रे, इतना तो जानते होंगे आप लोग पेनल कोड के बारे में। सो इंडियन पेनल कोड, ये जो कोड है ना सर, ये जो कोड, कोड मतलब रूल्स सर। ठीक है, कोड का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे होता है ना सर कोड, कोड का मतलब यहाँ पर रूल्स है कि क्या कहा गया है, किस इस मैटर पे क्या बोला गया है। तो इट्स ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये जो इंडियन पेनल कोड है, ये ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। सारे के सारे क्रिमिनल मतलब मैटर को यहाँ कर लिया गया है। द कोड वाज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1834। सर डेट देख के तो समझ में आ ही रहा है। ऐसे मैक्सिमम लॉ आप लोग जब भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो, जनरल लॉ पढ़ते हो, मैक्सिमम लॉ ब्रिटिश पीरियड से ही बना हुआ है। ऐसे इंडियन संविधान भी तो ब्रिटिश पीरियड में ही बना था, ब्रिटिश जाने के बाद। तो इसका आपको हर चीज में देख जाएगा आपको कि ये जो लॉ, मैक्सिमम लॉ ना सर ब्रिटिश से ही लिया गया है ना, यूके गवर्नमेंट से ही लिया गया है। सो ये लॉ भी उससे बाहर नहीं है सर। ये जो लॉ है इंडियन पेनल कोड, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो यूके, जो जिनका कॉलोनी हुआ करता था इंडिया, उसी से लिया गया है। सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले था 1834 में जो सोचा था, या फिर 1860 में जब लॉ आया था तब जो सोचा था वो सिस्टम अभी भी है। नहीं, काफी सारा चेंजेस भी आया है, अमेंडमेंट भी आया है। किसी किसी मैटर पे तो अभी भी अमेंडमेंट के बारे में आवाज उठ रहा है सर, इसमें अमेंड करना चाहिए। आज काफी सारा ना ऐसे बातें होंगे जो काफी मैच्योर लेवल के बातें हैं। शायद आप लोग कुछ चीजें नॉर्मली सुने होंगे, कुछ चीजें नहीं सुने होंगे। तो कभी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जरूरी सर ये सब बात करना, सर बात करना जरूरी है नहीं है, आई डोंट नो। बिकॉज आप लोग एक पेनल कोड जैसे इतना मैच्योर चीज अगर पढ़ोगे, तो फिर आपको थोड़ा बहुत हर चीज में मतलब क्या बोलूं सर, हर मैटर पे आपका आइडिया क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, एवरी मैटर पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल एक पेनल कोड के बारे में आपको एक ओवरऑल कंप्लीशन समझाने का कि भाई क्या है ये पेनल कोड। ठीक है, सो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, ये उन्हीं का लोगो है। ठीक है, जो उस टाइम पे ये बनाया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये एक्ट समय के साथ साथ अमेंडमेंट भी होता गया। एक्ट नंबर 45 1860 में, ठीक है, इंडियन पेनल कोड को बनाया गया था। ये एक्सटेंड था टेरिटरी ऑफ इंडिया में। और अभी तो ये इंडिया का ही है, बट जिस जमाने में ये लॉ एनेक्ट हुआ था ना सर, जिस टाइम पे ये लॉ एनेक्ट हुआ था, वो टाइम पे ये सिर्फ इंडिया का लॉ नहीं था। आपको सुन के बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इट्स अ वेरी नॉर्मल भी है। इट्स अ लिटिल बिट अगेन हिस्ट्री में बात हो जाएगा, बट क्या करें। ठीक है, बिकॉज ये लॉ उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पूरा कंट्रोलिंग चलता था वो कहाँ से चलता था? हाँ सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब जो, क्या बताऊं सर, मतलब जो कैपिटल बोल सकते हो आप, कौन सी देश थी सर? विच कंट्री? जिस कंट्री से ब्रिटिश अपने आप को कंट्रोल करता था। ब्रिटिश के जमाने में ये तो, ये भारत का नक्शा हुआ करता था। ठीक है,
दिस इज इंडियन टेरिटरी, ठीक है। ये बांग्लादेश तो तब बांग्लादेश अलग नहीं करेंगे सर, ठीक है। नॉर्मली ये ब्रिटिश का इंडियन टेरिटरी था, दिस वन, ठीक है। अब इसी के अंदर बहुत सारा जगह में ब्रिटिश थे भी नहीं, जहां जहां प्रिंसली स्टेट था, लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं कि भाई ये टेरिटरी ओवरऑल ब्रिटिश का था, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और कंट्री भी दिखाता हूं। ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना आप लोगों श्रीलंका। को? ये जो, हाँ, श्रीलंका। ब्रिटिश जमाने में इसको कहा जाता था सेलन। हाँ सर, क्या कहा जाता था? सेलन कहा जाता था, श्रीलंका नहीं। ऐसे हिंदी या बंगाली में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर? एक्चुअली सिंहल बोलते हैं, जानते हो आप लोग? एक्चुअली संस्कृत है जो भी है, सिंहल बोलते हैं एक्चुअली। तो ब्रिटिश ने उसको बाद में आके सेनल नाम दे दिया, ठीक है, वो उनके प्रोनाउंसिएशन से। एक्चुअली सिंहल है ना, सिंहल देश की रानी, जैसे महारानी पद्मावती जी थे, है ना, आप लोग सुने होंगे, महारानी पद्मावती के ऊपर मूवी भी बनाया था। ऐसे सिंहल, मतलब सिंहल के साथ तो भारत का रिश्ता बहुत पुराना गहरा रिश्ता है, दुश्मनी का भी रिश्ता है रावण के हिसाब से। ऐसे रावण का तो वो था नहीं, रावण तो जबरदस्ती छीन लिया था। तो दैट्स ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अभी मैं हिस्ट्री पुराण में बात नहीं करूंगा, बट ये एरिया भी ब्रिटिश का था। अच्छा, म्यांमार, यहाँ पर भी ब्रिटिश कंट्रोल था, ठीक है। अच्छा, मलेशिया, ठीक है, ये सब एरिया में भी ब्रिटिश कंट्रोल था सर, ठीक है। इसके अलावा ये जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी आसपास में मतलब था, ये हर जगह में ये आईपीसी यूज होता था, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। ये जो 1816 वाला कोड आपको दिख रहा है ना सर, ये कोड का यूज ऑफ एरिया बहुत बड़ा था, इसका स्प्रेड बहुत बड़ा था। तो कुछ बातें मैं अभी आपसे करूंगा, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि आप देखो क्या है। सो द कोड वाज आल्सो अच्छा, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन তো एम्पायर, একটা কোয়েশ্চেন ছিল বল বল বল। চায়না আর ইন্ডিয়া তো দুটো পাশাপাশি নেবারিং কান্ট্রি, তাহলে ওখানে এক্সপ্যান্ড করলো না কেন ব্রিটিশ? মানে ওটাকে ক্যাপচার করলো না কেন? করতে পারেনি, चाइना को कैप्चर नहीं कर पाया एक्चुअली। बीच में एक बार एक छोटा सा हुआ था, ब्रिटिश लोग थोड़ा सा कोशिश किया था, जैसे आप लोग जानते होंगे, थोड़ा कोशिश में एक जगह आज भी ब्रिटिश के साथ, मतलब ब्रिटिश का सबसे लास्ट कॉलोनी था हांगकांग। इसका कहानी जानते होंगे आप लोग। हांगकांग में आज भी ब्रिटिश का आज भी यूके का कॉन्सेप्ट है, और इवन लास्ट मोस्ट प्रोबब्ली 1997 में हांगकांग को मतलब ब्रिटिश से ये मिला है, ठीक है। सो कुछ एरिया में कोशिश उन लोगों ने किया था, बट ओवरऑल चाइना में नहीं कर पाया। और मेनली जो वार ब्रिटिश के साथ चाइना का बना था, दैट इज आफीम वार एक हुआ था, ठीक है। तो इसको लेके काफी सारा मुश्किल बना था, बट अल्टीमेटली पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। पूरा कैप्चर क्यों, मतलब कैप्चर नहीं कर पाया। एक्चुअली ये चाइना का एक बहुत अच्छा था कि सेल्फ डिफेंस, ठीक है, जो चाइना के अंदर ना मतलब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वे में उस दौरान हो गया था, ठीक है। चाइना को तो सबसे ज्यादा डर था मंगोलियन से। ये मोगल कौन है सर? ये मोगल कौन है? हम लोग जो मोगल बोलते हैं, इनका ना कोई जात था, ना कोई धर्म था, कुछ नहीं था इनका। हाँ, ये तो बाद में धर्म का नाम इनके ऊपर लग गया। हाँ, हम लोग सर कभी बोलते हैं, नोमैड्स थे सर। हाँ तो नोमैड्स थे, जंगल के लोग थे सर। हाँ, वाइल्ड। जंगल थे बेसिकली, लूटमार करना काम था इनका, और कोई काम नहीं था। लुटेरा थे, जहां जाते थे लूटते थे। मंगोलियाई मोगल जो है वही तो मंगोलियंस है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चाइना डरता था इनसे, मंगोल से। इन्हीं के डर से तो चाइना अपना वो चाइना का जो वॉल है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इन्हीं के डर से दिया था। तो इन्हीं के डर से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था, ठीक है। ये पूरा चाइना के बॉर्डर बॉर्डर में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जस्ट बिकॉज ऑफ मंगोलियंस। और यही मंगोलियंस, जैसे चंगेज खां के लीडरशिप में आप लोग जानते हो, मतलब धीरे धीरे ये पूरा, ये जितना सारा स्थान आज के नाम देख रहे हो ना, ये सबको कैप्चर किया पूरा, मतलब यूरोपियंस का आधा से ज्यादा एशिया पूरा इसके अंडर में आ गया था चंगेज खां का। और यही चंगेज खां का ही, चंगेज खां और उधर बाद में तैमूर लंग, उन्हीं का रिलेशनशिप में तैमूर और चंगेज, ठीक है, ये दोनों मिलके पूरा मुगल कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया। उन्हीं के से बाबर मिला, और वही बाबर भारत में आया, और वही बाबर भारत में आके सोचा था रुक जाएगा, मतलब सोचा था कि चला जाएगा, ठीक है, लेकिन चला नहीं गया सर, बाबर इंडिया में बस गया। और सिर्फ बसा ही नहीं, भारत को पूरा कॉलोनी बना लिया और अपना ही बना लिया। फिर उसके बाद काफी दिन बाद, मतलब कम से कम 300-400 साल उनके शासन चला, उसके बाद भारत में ब्रिटिश आए। तो इसका लंबा कहानी है सर, ठीक है।
बात करूंगा आप लोगों से कहानी। ये कहानी मेरे को ना इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि इंटरेस्टिंग मतलब सोचने में मजबूर करता है। इंटरेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि खुशी मिलता है, नहीं सर, खुशी नहीं। भारत में क्या, भारत के ऊपर क्या क्या हुआ, ये जब भी मैं सोचता हूँ ना, मेरा सीरियसली मतलब वो बोलते हैं ना, दिल दहल उठता है, ऐसा हो जाता है सर कि क्या कर दिया हमारे साथ, क्या थे हम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ये जो लॉ है, जो इंडियन पेनल कोड है, ये इंडियन पेनल कोड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1834 में चार्टर एक्ट 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है, इनका नाम याद रखिए सर, इन्हीं ने बनाया पेनल कोड। मतलब ये जो पेनल कोड का ड्राफ्टिंग है ना सर, इन्हीं का बना हुआ है। ये जो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इन्होंने ही पूरा का पूरा इसको ड्राफ्ट किया था। द कोड वाज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड जिसको पूरा लीडरशिप किया था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इवन आज भी ये इंसान इतना पॉपुलर आज भी है, ये बेबिंगटन मैकॉले, जो लोग लॉ रिलेटेड मैटर में ज्यादा काम करते हैं, स्पेशली जनरल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ में, उनके बीच में इनके बारे में काफी पॉपुलरिटी है। कहा जाता है वर्ल्ड वाइड अभी भी कि मैकॉले जिस तरह का लॉ बनाया था वो 1833 में जितना एप्लीकेबल थे, 2021 में भी उसी लॉ से काम बन जाता है। इतना वास्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने बिल्डअप किया था। मतलब ये लीगल मतलब जो प्रैक्टिशनर्स है ना, उनके बीच में आज भी ये मैटर में डिस्कशन होता है कि भाई क्या लॉ बनाया था, कि आज भी उतना ही पर्सपेक्टिव है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 1833 में था, मतलब 200 ईयर्स एगो। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इट केम इनटू फोर्स ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश राज पीरियड इन 1862। मतलब इसका ड्राफ्ट बनाया गया था 1833 में, बट उस टाइम पे इसको लॉ को अप्लाई नहीं कर पाया था सर। इस लॉ को अप्लाई करते करते 1862 हो गया था। However, it did not apply automatically in the princely state. Princely state मतलब एक्चुअली उसका भी एक बहुत बड़ा कहानी है, फिर से हिस्ट्री आ जाएगा। प्रिंसली स्टेट मतलब पूरा भारत ब्रिटिश के अंडर पे नहीं था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे हैदराबाद, ठीक है, जैसे जूनागढ़, डिफरेंट एरिया है सर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे मध्य प्रदेश का ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है, ऐसा काफी सारा एरिया था। जैसे साउथ में अगर मैं चले जाऊँ तो महीशूर, जानते हो ना सर, जिसको आज आप लोग मैसूर के नाम से जानते हो। क्या रे, ये सब सुने हो कि नहीं सुने? यस हैदराबाद, सर। मैसूर, जूनागढ़, ग्वालियर, और भी है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऐसे काफी सारा स्टेट्स ऐसा था जो राजाओं के अंडर में कंट्रोलिंग में था। ठीक है, तो और भी है, मैं पूरा लिस्ट अभी आपको दिखाऊंगा, तो प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड आपको अभी गूगल करूंगा तो दिख जाएगा। बट अब पॉइंट पे ध्यान दो अभी, ठीक है, नहीं तो फिर से हिस्ट्री का चर्चा हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि ये जो जो जगह में प्रिंसली स्टेट था, वहां का ब्रिटिश के साथ बेसिकली उनका समझौता था। ठीक है, जस्ट वो उसका पूरा पॉलिटिक्स था एक, ठीक है, लेकिन जो भी था वो पूरा कंट्रोल नहीं लिया था। इनके ऊपर इनका राज चलता था बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा पावरफुल था, तो उनसे डरता था ये लोग। ठीक है, लेकिन वो झांसी रानी तो ही है ना सर, द फर्स्ट रेबिलियन, हाँ, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में इतना बड़ा जंग लड़ा था, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, ये ग्वालियर फोर्ट का जो राजा लोग थे वो लोग तो गद्दार निकल रहा, लेकिन ये झांसी रानी अकेला, ये आपका झांसी यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में झांसी। तो ये कुछ एरिया थे जहां लोग मानते नहीं थे, और ये रेबेलियन जो बना था 1857, हाँ सर, 1857 ना, जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जो, जिसको हम लोग महाविद्रोह भी बोलते हैं, कह रहे सिपाही विद्रोह या महाविद्रोह। तो ये विद्रोह भी एक बहुत बड़ा खेल हुआ था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लड़ाई झांसी रानी के मतलब कारण जो बना था, मतलब वो ब्रिटिश ना डर गया था, और वो डर के कारण ये शास्तियां इन या पेनल कोड को और ज्यादा मजबूत भी बनाया था। तो ये हिस्ट्री है, बट क्या करे सर, हिस्ट्री तो जानना पड़ेगा। तो व्हिच हैड देयर ओन कोड्स। अच्छा, ये प्रिंसली स्टेट का ना अपना ही रूल्स रेगुलेशन होता था, इसका अपना ओन कोड होता था, लीगल सिस्टम्स होता था अंटिल 1940s। 1940 तक तो ऐसा ही था, 1940 तक तो ऐसा ही था सर। The code has since been amended several times and is now supplemented by other criminal provisions. But ये प्रिंसली स्टेट का अपना जो रूल्स रुतबा है ना, ये सब सर खत्म करना पड़ा जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद। बट इतना आसान नहीं हुआ था सर, इतना इजी नहीं हुआ था इंडिया के अंदर ये जो प्रिंसली स्टेट का जो अपना रूल्स रेगुलेशंस है ना, इतना इजी नहीं था इसको खत्म करना। जिसमें एक एग्जांपल अगर आपको मैं बता सकता हूँ, सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम किया था हैदराबाद।
और एक प्रॉब्लम तो जम्मू कश्मीर, तो वो तो मतलब हिस्ट्री का सबसे बड़ा गलती है, रिसेंट हिस्ट्री का 1947 का जो हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा गलती है जम्मू एंड कश्मीर। ये गलती अगर सरदार पटेल जी रहते ना, सरदार पटेल जी अगर ये चीज को हैंडल करते, आप लोग जानते होंगे सर आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है उनको, जल्दी बोलो, आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है जानते हो सरदार पटेल को? बिकॉज ये भारत ब्रिटिश तो छोड़ के चला गया था, ब्रिटिश अपना जो भारत के ऊपर उनका कब्जा था वो छोड़ दिया था, लेकिन प्रिंसली स्टेट पे तो ब्रिटिश का कब्जा नहीं था डायरेक्टली, मतलब कानूनन कोई कब्जा नहीं था। अब जैसे ही भारत मतलब ब्रिटिश अलग हो गए, प्रिंसली स्टेट अभी बोला कि नहीं हम मतलब किसी भारतीय का लीडरशिप में नहीं रहेंगे, मतलब ये डेमोक्रेटिक इंडिया में हम नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हो ना, डेमोक्रेटिक इंडिया में प्रिंसली स्टेट नहीं आना चाहता, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम किया था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम तो था ही, इधर प्रॉब्लम किया था जूनागढ़ ने, बहुत सारा और भी था छोटा छोटा, लेकिन छोटा छोटा लोगों को बना लिया था। ठीक है, मैसूर वगैरह तो खुद ही देश की आजादी पे काम किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जैसे हैदराबाद वाले निजाम, ठीक है, आप लोग सुने होंगे। इसको मनाने में तो सरदार पटेल का क्या राजनीति खेलना पड़ा क्या बताएं। तो सरदार बोला था, सरदार पटेल जी, कि भाई कश्मीर को भी मेरे को संभालने दो, मैं भी इसको देखता हूं। लेकिन अपना नेहरू साहब है ना सर, नेहरू साहब को तो आप लोग जानते होंगे, हाँ, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, इन्होंने बोला नहीं कश्मीर मेरा अपना जगह है। एक्चुअली वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, ठीक है, पंडित थे नेहरू जी। तो नेहरू जी बोला कि नहीं कश्मीर मेरा अपना जगह है, मैं देख लूंगा सरदार, तुम बाकी चीज देख लो। ठीक है, तो नेहरू पीएम होके बोला कि क्योंकि कश्मीर उसका है तो वो कश्मीर को देख लेगा, ऐसा देखा कश्मीर को। आप लोग समझ रहे हो सर, ऐसा देखा कि आज भी हम लोग देखते ही रह जाते हैं कश्मीर, हाँ, उसको लेके कितना पॉलिटिक्स चलता है, हाँ, पॉलिटिक्स, खून खराबा, जिंदगी मतलब बर्बाद कर दिया पूरा, मतलब क्या किया इसके साथ, एक 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 सटीक डिसीजंस नहीं ले पाया देश को बनाने में। तो जो भी हो, सरदार पटेल ने सर पूरा भारत को जोड़ने में बहुत मदद किया, निजाम को तो सर इतना डराया, क्या बताऊं। सरदार के ऊपर मूवी है, देखेंगे क्या क्या आप लोग, देखा है सरदार पटेल जी पटेल के ऊपर मूवीज? उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये परेश रावल का एक्टिंग यस किया सर। है। हाँ, परेश रावल क्या गजब का उस मूवी में किरदार निभाया। अब देखना यूट्यूब में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, सरदार जरूर देखना सर, भारत कैसे बना आफ्टर 1947, यू ऑल मस्ट मतलब सी दिस मूवी, मस्ट सर, मतलब जरूर देखिएगा ये सब मूवीज। ठीक है, एक पार्टीशन 1947 बोल के एक मूवी है, वो भी अच्छा मूवी है। ठीक है, उसमें भी सुभाष बोस के साथ नेहरू का और गांधी का जो डिफरेंसेस है, वो कैसे भारत को तोड़ने में हेल्प किया, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लॉर्ड माउंट बैटन लास्ट में आके क्या कर रहा था वो भी समझ में आएगा। पार्टीशन 1947, इट्स अ गुड फिल्म। सरदार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब गांधी भी देख सकते हैं, अगर गांधी ऐसे मूवी अच्छा है, और गांधी अपने हिसाब से अपने जगह में कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा मैं, तो गांधी भी देख सकते थे, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, ऑस्कर मिला था वो मूवी को, हॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी नहीं है, गांधी, ओनली गांधी, हॉलीवुड मूवी है, देखिएगा। देखा आप लोगों ने गांधी? तो हॉलीवुड मूवी है सर, क्यों देखे चीज गांधी? यस सर। हाँ सर। हाँ, अरे सर बढ़िया है। ओके, तो सर चलो अभी फटाफट देख लेते हैं कि खेल क्या है, कि क्यों 1940 तक लीगल सिस्टम उन पे अप्लाई नहीं हुआ था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर, कि प्रिंसली स्टेट भारत के साथ जोड़ना ही नहीं चाहता था, जोड़ना ही नहीं चाहता था। तो मुश्किल आज भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत देखते हो आप लोग। द कोड हैज सिंस बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स, लेकिन ये जो इंडियन पिनल कोड है इसको बार बार अमेंड भी किया गया एंड इज नाउ सप्लीमेंटेड बाय अदर क्रिमिनल प्रोविजंस, और भी क्रिमिनल प्रोविजंस, जब आपको मैं क्रिमिनल प्रोसीडियर बताऊंगा 1973 उसके साथ भी और बात करना पड़ेगा। नाउ आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, द इंडियन पेनल कोड वाज इनहेरिटेड बाय इट्स सक्सेसर स्टेट्स ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, है ना, क्या बना सर, डोमिनियन ऑफ इंडिया बना। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया बनने के बाद जैसे ये भारत के अंदर आ गया सभी चीजें, एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बन गया अलग से, है ना, भारत तो बना, डोमिनियन ऑफ इंडिया बना, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान के अंदर और क्या इंक्लूड हो गया, बांग्लादेश। हाँ, जब इंडिया पार्टीशन हुआ था तब, क्या गजब पार्टीशन है, मतलब किसके दिमाग में ऐसा चला था, मेरे को आज भी समझ में नहीं आता, मतलब सीरियसली, और कभी समझ में आएगा भी नहीं, मतलब ये क्या चल रहा था, मतलब ये पाकिस्तान है, आप लोगों को भी सोचा है क्या किसी ने भी, दिस इज पाकिस्तान सर। ठीक है, चलो आप देश को, मतलब एक मुश्किल था, उस मुश्किल को ठीक करने के लिए आप लोगों ने, पेन कभी कभी इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, ये रबर बीच में आ जाता है, एक सेकेंड, ये पाकिस्तान है एंड ये भी पाकिस्तान है, ये कैसे संभव है सर?
ऐसा सोच तो मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, मतलब ये भी पाकिस्तान और ये भी पाकिस्तान। तो जो भी हो, ये बांग्लादेश तब नहीं था, तब ये पाकिस्तान था। ये मैं 47 के बाद का बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग जानते हो 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिला विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इंडिया ने हेल्प किया, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाया। ठीक है, मतलब क्या बताएं सर, मतलब ये सब तो बार बार आप लोग बोलोगे सर हिस्ट्री बार बार आ जा रहा है। क्या करें सर, पेनल कोड का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, हिस्ट्री आपको छोड़ेगा नहीं। ये इंडियन पेनल कोड पाकिस्तान का भी पेनल कोड बना। ठीक है, यही पेनल कोड जो ब्रिटिश पेनल कोड था, मतलब एक्चुअली इंडियन पेनल कोड था। इंडिया पेनल कोड डोमिनियन ऑफ इंडिया का पेनल कोड तो रहा ही है, वो पाकिस्तान का भी पेनल कोड बना था, ये आप लोगों को जानना चाहिए। दूसरा, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान द कोड कंटिन्यूड इन फोर्स देयर। ठीक है, द कोड वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज इन कॉलोनी एंड बर्मा। बर्मा मतलब आज का म्यांमार सर। ठीक है, म्यांमार या म्यांमार जो भी आप बोलते हो। ठीक है, म्यांमार में भी ये रूल चला। सेलोन दैट इज मॉडर्न डे श्रीलंका। स्ट्रेट सेटलमेंट्स, स्टेट सेटलमेंट्स कहाँ है सर, ये मलेशिया में है। कुछ ऐसे सेटलमेंट्स है जहां पर ब्रिटिश का कॉलोनी था, मलेशिया। सिंगापुर, यहाँ पर भी ब्रिटिश का पूरा सिस्टम चलता था। ब्रुनेई, ठीक है, ये भी इंडोनेशियन एक कंट्री है। एंड रिमेन्स द बेसिस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स इन दोज कंट्रीज, आज भी है। ठीक है, क्रिमिनल कोड में आज भी ये पेनल कोड यूज होता है सर। ठीक है, इंडियन पेनल कोड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत दूर तक जा रहा है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अभी भी जानने का जरूरी है सर। द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड वाज prepared by first law commission chaired by Thomas Babington Macaulay in 1834 and was submitted to Governor General of India on that time 1835 based on a simplified codification। ये जो कोड बनाया गया था ये एक सिंप्लीफाइड कोडिफिकेशन था। ठीक है, ऑफ द लॉ। जैसे आजकल प्रोग्रामिंग बनता है ना कंप्यूटर में, ठीक है, कोड, कंप्यूटर में कोड बना के प्रोग्राम बनाया जाता है ऐप वेबसाइट को रन कराने के लिए। ठीक है, सिमिलरली उस टाइम पे ये कोडिफिकेशन हुआ था लॉ में, लॉ ऑफ इंग्लैंड में एट द टाइम। एलिमेंट्स वर आल्सो डिराइव फ्रॉम द नेपोलियनिक कोड। सर कहां से कहां पहुंच रहे सर, नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन कौन थे, कौन बताएगा मुझे, नेपोलियन कौन थे, एनीवन? सर नेपोलियन कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, बोलो, अरे कोई तो बताओ कौन थे सर ये नेपोलियन। सर इतिहास में नेपोलियन का नाम सुने कि नहीं सुने आप लोग, मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, दादा नेपोलियन के छिलो बॉल मुने नहीं, किसी को याद नहीं आ रहा है सर? मिलिटरी क्लास मिलिट्री नहीं रे बाबा, नेपोलियन बोनापार्ट क्लास हम लोग मोस्ट ऑफली क्लास 8 9 की हिस्ट्री में पढ़े होंगे। हाँ हाँ, फ्रेंच, फ्रेंच आर्मी जनरल ছিল। हाँ फ्रेंच आर्मी जनरल छिलो। वेरी गुड सर। बेसिकली मतलब नेपोलियन के अंडर, पॉलिटिकल सर पॉलिटिकल लीडर ছিল তো हाँ ऑब्वियसली लीडर भी था। यस, पॉलिटिकल लीडर। फ्रेंच आर्मी पॉलिटिकल लीडर, बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है, जिसके अंडर में फ्रेंच लड़ाई भी लड़ता था यूरोपियंस दूसरे कंट्रीज के साथ। यूरोप में बहुत लड़ाई चलता था, बहुत लड़ाई चलता था। ये सब आप लोग क्लास 8 के हिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबली जरूर सुने होंगे। हाँ सर, क्लास 8 के हिस्ट्री में ये सब ज्यादा पढ़ाया जाता है। हम लोग के टाइम पे तो 7 या 8 में था, मुझे जितना याद आ रहा है। तो सर ये जो लॉ है ना पेनल कोड का, ये लॉ नेपोलियनिक कोड से लिया गया। मतलब इंग्लैंड ने ये लॉ नेपोलियनिक कोड से लिया एंड फ्रॉम एडवर्ड लिविंगस्टन लुइसियाना सिविल कोड 1825। बेसिकली ये फ्रांस का लॉ है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। द फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल 1837। मतलब पहला जो लॉ का जो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब जो लिपि बेसिकली, कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए भारत का पेनल कोड। 1837 में ये फर्स्ट टाइम इसका ड्राफ्ट गवर्नर के पास पहुंचा, जनरल इंडिया ऑफ इंडिया। बट द ड्राफ्ट वाज अगेन रिवाइज्ड, द ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन 1850। 1850 में इसका कंप्लीशन हुआ and the code was presented to the legislative council in 1856, but it did not take its place on the statute book of British India until a generation later following the Indian Rebellion 1857। नहीं बन पा रहा था। 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये कोड पहुंच गया था, बट 1857 में रेवेलियन हो गया था, आप लोग जानते हो, झांसी।
क्वीन ऑफ झांसी, झांसी रानी के लीडरशिप में पूरा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जानते हो ना, बुंदेलखंड मतलब आज का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरे जानते कि नहीं जानते, सुने हो सर, ये है बुंदेला। यस सर। हाँ, दिस इज अ बुंदेलखंड या बुंदेलखंड एरिया, दैट इज आज का यूपी एंड मध्य प्रदेश, ये पूरा मिडिल ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसका पूरा एक तरफ इधर झांसी रानी लक्ष्मीबाई और इधर उसी टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड आल्सो मंगल पांडे, हाँ, जिनको ब्रिटिश ने बैरकपुर के जेल में रखा था, जानते होंगे आप लोग। अरे आज का जो बैरकपुर है अपने कलकत्ता में, ये बैरकपुर में उसी टाइम पे ये जो यहाँ पर लड़ाई छिड़ गया था ना, वैसा ही लड़ाई यहाँ पर मंगल पांडे भी जेल के अंदर स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली इसका पूरा लीडरशिप और पूरा क्रेडिट जा रहा था झांसी रानी पे, क्योंकि उन्होंने पूरा लीडरशिप के साथ और भी लोग उनको हेल्प किए थे। तब बहुत बड़ा एक रेवेलियन हुआ था 1857 में, तो जिसको ब्रिटिश के अगेंस्ट में सबसे बड़ा मतलब स्वाधीनता युद्ध माना जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर, बट लेकिन यही कारण था कि ये जो पेनल कोड का रूल्स है उसको अप्लाई करने में मुश्किल हो रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, इसको अप्लाई करने में मुश्किल हो रहा था। द ड्राफ्ट देन अंडरवेंट अ वेरी केयरफुल रिवीजन एट द हैंड्स ऑफ बैरन्स पीकॉक। सर ये बैरन्स पीकॉक कौन है? ये बैरन्स पीकॉक हु लेटर बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। ओके, ये बैरन्स पीकॉक या बार्न्स पीकॉक जो भी हो, ठीक है, बार्न्स पीकॉक हु लेटर बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ Calcutta High Court and future puisne judge of the Calcutta High Court, who were members of the Legislative Council and was passed into law on 6th October 1860. The code came into operation on 1st January 1862. Macaulay did not survive. ये जब 1862 में ये कोड जब एप्लीकेशंस में आया, मैकाउले उस टाइम पे और जिंदा नहीं थे, did not survive to penal code to wrote combo into force, having died near the end of 1859, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया था। The code came into force in Jammu and Kashmir on 31st October 2019. सर क्या बात करते हो, ये जम्मू कश्मीर में 2019 में आया? यस सर, ये जम्मू कश्मीर में 2019 में आया। क्यों? हाँ सर, जम्मू कश्मीर में 2019 में क्यों? अरे कोई तो बताए। सर आगे तो 377 টা উইথড্রল করলো। यस सर, लीह लादाख 370, और কাশ্মীর के डिवीजन করলো যেটা। यस 370 है ना, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ठीक है, जो बहुत ही गलत था, ऑब्वियसली गलत था। मतलब एक देश में दो शासन कैसे चल सकता है? हाँ, एक देश में दो पेनल कोड कैसे हो सकता है? मुश्किल था। तो जम्मू कश्मीर में जो ये एक्ट था, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर, इससे पहले क्या है ना, जम्मू कश्मीर में जो एक्ट था, ये एक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में ये एक्ट हुआ करता था, मतलब ये एक्ट एप्लीकेबल होने से पहले, दैट इज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है, एक सेकेंड रुको मैं बताता हूँ। ये जम्मू कश्मीर में जो पेनल कोड चलता था ना, उसका नाम था रणबीर पेनल कोड। क्या नाम है सर? रणबीर पेनल कोड। ये रणबीर पेनल कोड क्यों है? रणबीर सिंह लग रहा है क्या? अरे नहीं, ये रणबीर सिंह ही है, बट ये रणबीर सिंह ये रणबीर सिंह नहीं है, ठीक है। ये रणबीर पेनल कोड रणबीर सिंह डोगरा डायनेस्टी का राजा हुआ करते थे, जो कश्मीर को शासन करते थे उन दिनों, ठीक है, 1932 के टाइम पे। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी का जो राजा थे रणबीर सिंह, उनके नाम पे कोड बना था, जो पैरेलली ब्रिटिश लॉ के साथ पैरेलली बनाया गया था। मतलब ये जो पेनल कोड था उसके साथ पैरेलली बनाया गया था, जो मैकाउले का लॉ था, बट ऑलमोस्ट सेम था, बट एग्जैक्टली सेम नहीं था। तो इसलिए उसको रणबीर सिंह, मतलब बेसिकली प्रिंसली स्टेट में फॉलो नहीं होता था ना, तो रणबीर सिंह प्रिंसली स्टेट का राजा था, तो उसके डिनेस्टी में कैसे अप्लाई होगा, इसलिए उसको रणबीर पेनल कोड के नाम से भी जाना जाता था। इंटरेस्टिंग है ना सर, रणबीर पेनल कोड, आरपीसी, ठीक है, ऐसे नाम से जाना जाता था। तो ये जम्मू कश्मीर में ये एक्ट बाद में एप्लीकेबल किया गया, दैट इज 2019 में, रिसेंटली, ठीक है, एकदम लास्ट ईयर मोदी जी के लीडरशिप में ये 370 को जो हटाया गया कश्मीर से, और कश्मीर को भारत का एकदम इंटीग्रल पार्ट बनाया गया, बिकॉज एक देश पे दो विधान दो निशान नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं मानता हूं इस बात को। इनका ये जो पॉइंट है ना, एक देश में दो प्रधान दो विधान और दो, क्या बोलते सर, एक देश में दो विधान, हाँ, दो प्रधान और दो निशान नहीं होना चाहिए। कंट्री जब एक है, झंडा भी एक होगा। फर्स्ट टाइम इंडिया में, मतलब कश्मीर में 1947 के बाद, 47 के बाद नहीं, मतलब 47 के टाइम पे एक बार हुआ था, और इंडिया जब बाद में बना, ठीक है, उसके बाद कभी भी कश्मीर में भारत का झंडा नहीं लहराया, और कश्मीर भारत का कैसे हो गया फिर?
हाँ, मतलब ये किस तरह का, सिर्फ आर्मी हमारा है इसलिए? अरे कश्मीर हमेशा भारत का था, ये जो राजनीति का खेल था उसमें हम लोग मुश्किल में पड़ रहे थे। वट एवर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट में, इसी पॉइंट को लेके उसके बाद भारत केसरी का और कोई पता ही नहीं चला। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ गायब हो गए, कौन उसको कहाँ गुम कर दिया, किसी को नहीं पता। आज भी राज रह गया सर कि क्या हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अनदर सुभाष बोस की जैसा ही एक दूसरा कहानी, जो भी हो, बट उनका ये कहना बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल एंड ल्यूसिड था कि भाई देश जब एक है उसमें झंडा भी एक होना चाहिए, विधान मतलब रूल्स एंड कोड एक होना चाहिए, एंड निशान दैट इज झंडा, और प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर। मतलब कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर अलग, भारत का प्राइम मिनिस्टर अलग, फिर भी कश्मीर भारत का, हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसा कैसा बात है, मतलब सीरियसली कुछ समझ नहीं आता। हाँ सर, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो चल रहा था अप टू 2019 तक? हाँ, ये कैसा बात हो गया? मतलब खुद ही समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। मतलब आप मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो। ओके चलो, अभी रणवीर पेनल कोड तो समझ गए कि जो रणवीर पेनल कोड कश्मीर में चलता था उसको भी रिप्लेस कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव सर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया। सबके लिए एक जनरल पेनल कोड होना चाहिए, दो नॉट द इनिशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, initial objective, the act does not repeal the penal laws which were in force at the time of coming into force in India. This was done because the code does not contain all the offenses and it was possible that some offenses might have still been left out of the code. Yes, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं है, which are not intended to be exempted from the penal consequences. Though this code consolidates the whole of the law on the subject and exhaustive on the matters in respect of which it declares the law, many more penal statutes governing various offenses have been created adding to the code. ठीक है, और भी चीजें आ रहा है और कुछ चीजें जा भी रहा है, मतलब जो यहाँ से बाहर भी जा रहा है। अच्छा, द मोर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पर्पस आल्सो, ये सवाल पूछते रहते हैं कि इंडियन पेनल कोड में कितने चैप्टर्स हैं? सर 23 चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा। इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर आपको 23 चैप्टर्स मिलेगा, जिसमें 511 सेक्शंस मिलेगा। सर इतना सेक्शंस कैसे याद रखेंगे? सर इतना सेक्शंस तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट हाँ नाम तो कुछ याद रखना पड़ेगा, मेन ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके कुछ सवाल भी एग्जाम में पूछते हैं, केस स्टडीज भी पूछ लेते हैं, जो आपको जरूरी है जानना। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपसे अभी बात करूंगा। इस सेक्शंस में क्या क्या सेक्शंस है, कौन से शास्ति के बारे में बात किया गया है, कौन से पेनल्टी के बारे में बात किया गया है। तो 23 चैप्टर्स comprises 511 sections. The code starts with an introduction. इंडियन पेनल कोड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है सर। आप लोग कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव लेवल में जस्ट इसका ओवरव्यू ही जान सकते हो, बिकॉज ये इतना बड़ा एक लॉ है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इंडियन पेनल कोड का किताब खरीद को और खरीद के पढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जान लो जितना आप लोगों के लिए जरूरी है। The code starts with an introduction, provides explanation and exceptions used in it, and covers wide range of offenses. बहुत सारा offenses को इसके अंदर लाया गया। मैं आज आप लोगों को ऐसे offense के बारे में बात करूंगा। काफी मतलब मैच्योर लेवल में बातें होंगे, एडल्ट टाइप में भी बातें हो सकता है। The outline is presented in the following. चलो देखते हैं कि क्या क्या ऑफेंस इसके अंदर आ जाता है। एकदम सर आप लोग बड़े हो रहे हो, ऑफेंस के बारे में जानना, क्या गुनाह है, हाँ गुनाह क्या है, यू हैव टू नो। ठीक है, गिल्टी माइंड क्या है वो भी बताएंगे आप लोगों को। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, मेंस री। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मेंस री क्या है। ठीक है, ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में ह्यूमन बीइंग एंड मेंस री, मतलब अगर कोई इंसान मतलब गलत मन से कुछ कर रहा है ना, तो गलत मन ही इंपॉर्टेंट है, गलती से भी ज्यादा गलती। मतलब आपका मन में अगर गिल्टी माइंड, सिंपल बात है, अगर आपका मन में गिल्टी है ना, वही मन में चोर, वही गिल्टी माइंड को ही मेनली लॉ मानता है। मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, बट ओके एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम वगैरह सब कुछ देखेंगे, जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है। ओके पहले देख लेते हैं सर, कितना सारा सेक्शंस, कितना सारा, मोटा मोटी एक ओवरव्यू। 511 सेक्शंस को चर्चा करने बैठेंगे तो मतलब पूरा 6 महीना लग जाएगा, बट एक ओवरऑल तो सोच सकते हैं ना सर। तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 जो है सर, वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 2 जो है दैट इज सेक्शन 6 से लेकर 52 का एरिया, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेशन किया गया है। चैप्टर 3 जो है दैट इज सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है। चैप्टर 4 76 से 106 जनरल एक्सेप्शंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 से 106 के अंदर प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी बात किया गया है।
सर चैप्टर 5 दैट इज 107 से लेके 120 ये एबेटमेंट के बारे में बात करता है। हाँ सर, आप लोग समझते हैं एबेटमेंट क्या होता है? एनी आइडिया सर? अरे एबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसके बारे में क्या आइडिया है आप लोगों को? बताना प्लीज मुझे, अगर कुछ जानते हो तो। एनी आइडिया सर, किसी को बताओ ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एबेटमेंट, ये सब क्या है सर? एबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब एबेटमेंट का ये मतलब होता है ना सर कि किसी को गुनाह करने से, मतलब आप किसी को भड़काते हो। हाँ, भड़काना, मतलब जैसे एक सिंपल सा बात करें, जैसे মানে স্যার কোনো मेरा ইলিগাল জিনিসের মানে কেউ কোনো ইলিগাল জিনিসের কাজ করানোর প্রতি তাকে উৎসাহিত করে এরকম কোনো জিনিস। यस एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। इट्स लाइक मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट में बता सकता हूँ, बट इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी। हाँ, बिकॉज आप बनाओगे तो कंट्रोवर्सी, बट अगर समझना चाहते हो तो समझो। जैसे ये कसाब, आप लोग जानते हो ना, अजमल कसाब जो पाकिस्तान से आके, ये कराची होके आके मुंबई में अटक किया था। अरे 2000 सर 2000 2000 क्या था वो, 2011। हाँ, मुंबई अटक यस सर, यस सर, 26/11। 26/11, 26/11। अब यहाँ पर एक इट्स अ वेरी ट्रेजिक कॉन्सेप्ट सर हमारे देश में। कहीं पर भी अटैक हो, चाहे मुंबई अटैक हो, पार्लियामेंट अटैक हो, बट एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ये जो कसाब जो थे, मैं पर्सनली मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना भी नहीं है, सबको पता है कि कसाब जो है ना सर, इसको तो बस ट्रेनिंग दिया गया है, तो बलि का बकरा है। हाँ, उसको बोला गया कि भाई जाओ मुंबई स्टेशन में जाके लोगों को उड़ाओ, ढड 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 ढड, ताज होटल में जाके लोगों को उड़ा दो, तुम्हें जन्नत नसीब होगा। मतलब इस तरह का जो भड़काने वाला एजुकेशन है। हाँ, ये जो लोग है ना, ये एक्चुअली कोई धर्म का लोग नहीं है, ये किसी भी धर्म का लोग नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ये कोई नहीं है, ये बदमाश है, ये राक्षस है। इनका ये बस ना रक्त पिप, স্যার एक होता है ना। এটাতে স্যার জিহাদ না কি বলে তো? अरे वो लोग जिहाद का मतलब ये नहीं है, जिहाद का তো मतलब ये জিহাদ नहीं মানে है। ওটা তো পিস মানে শান্তি এরকম তো জিহাদের हाँ, অরিজিনাল वो মিনিং। लोग, ये तो कुछ लोग ना जो एक्चुअली इंडिया का शत्रु है ना, जो इंडियन एनिमी है, इंडिया का एनिमी है, जो पाकिस्तान से बैठा, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इनका मानना है पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, कुछ लोग कश्मीर के अंदर भी बैठे हुए हैं, ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि भाई जाओ মানে भारत স্যার को। এদের এদের স্যার একটা বাজে কনসেপ্ট হয়ে গেছে, আমি শুনেছিলাম মানে হযরত মুহাম্মদ যখন এই কোরআনে লিখেছিল এই মিনিংটা এরা মানে মিনিংটার অন্যভাবে ব্যবহার করে, মিনিংটা অন্যরকম ভাবে বলা ছিল আর ব্যবহার করে हाँ, एक्चुअली অন্যরকম देख ভাবে। एक पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट हजरत मोहम्मद एक्चुअली। ये सभी स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। जैसे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी ये नहीं बोला हुआ था कि भाई सती को दाह कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को लोग उल्टा पढ़ लिया, जो जिंदा जला देता था हस्बैंड मरने के बाद, ये एक्चुअली कुछ लोगों ने ना इसको मतलब मिसलीड किया, ठीक है। ऐसा ही कुछ मिसलीडिंग इनके अंदर अभी भी चल रहा है, ठीक है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट में रिवोल्यूशन आ गया, बहुत सारे लोग उसको रिवोल्यूशन कर दिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रिवोल्यूशन इनके अंदर भी चाहिए, जो समय लगेगा, बट आई थिंक आज नहीं तो कल तो होने वाला ही है। बट पॉइंट इज दैट कि इसके ऊपर बेस करके आज जो भड़काने वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, कि भाई लोगों को भड़काओ और दहशत फैलाओ, सिंपल बात है कि भाई खत्म करो, इसको मारो, उसको मारो, ये क्या है? जो एक्चुअल गुनेगार है वो पकड़ा नहीं जा रहा है। पकड़ा कौन जा रहा है? जिसको बलि का बकरा बना के भेजा जा रहा है। अरे भाई, तुमको अगर इतना मतलब ये करना है, इतना तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, तो फिर दूसरे को क्यों भेजते हो? मास्टरमाइंड जो है वही सामने आ जाओ ना, कि भाई मैं ही हूं और मैं ही करता हूं, मारो। नहीं लेकिन एक्चुअली वही समझ रहे हो ना, दिस इज एबेटमेंट, ठीक है। जो बेसिकली आपको किसी भी तरह का खराब चीज करने के लिए ना आपको बेसिकली प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक एक है सर, एक्ट ऑफ हेल्पिंग, ऑफ एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। किसी को कुछ गलत करने के लिए प्रोवोक करना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये तो आप लोग समझ रहे हो, ये एबेटमेंट का ही एक तरीका है, जो सेक्शन 120 ए से लेके 120 बी के अंदर इसके बारे में कहा गया है। आप चाहो तो इस सब सेक्शंस को डिटेल्स में और पढ़ सकते हो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। इस चैप्टर से ये वाला एरिया बार बार पूछते हैं, एबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। चैप्टर 6 सेक्शन 121 से लेके 130, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। सर, आप देश के अगेंस्ट में अगर कुछ भी गलती करते हो, देश के अगेंस्ट में गलती समझते हो? ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट मतलब आप अपने कंट्री के खिलाफ अगर कुछ करते हो,
एनीथिंग जो आपके देश के अगेंस्ट में जाते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ। ओके, ऐसे किसी भी तरह का गलतियां जो भी आप करोगे वो सेक्शन 121 से लेके 130 के अंदर उसके अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब आप अपने देश के मतलब देश के प्रति गद्दारी, सिंपल बात है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो देश का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप ऐसे इंफॉर्मेशन बाहर नहीं बेच सकते पैसे के लिए। लोग करता है ना सर, देश का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो देश के अंदर ही रहना चाहिए, बट आप कुछ पैसों के लिए आप वो इंफॉर्मेशन किसी और को सेल कर देते हो सिर्फ पैसे के लिए, और उसका वो इंफॉर्मेशन पाने के बाद वो लोग कुछ भी करता है। ये जैसे मानो एक सिंपल बात करते हैं कि ये जो लोग अटैक करते हैं इंडिया में, स्पेशली मैं आतंकवादी के बारे में बात कर रहा हूँ, कास्ट क्रिटिसिज्म छोड़ के। ठीक है, जात पात को इसके अंदर मत लाना, क्योंकि आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं ना उसका कोई जात नहीं होता। ठीक है, जैसे माओवादी का जाति अगर देखोगे वो लोग जाति में हिंदू है ज्यादातर केस में। हाँ, जानते हो ना सर, जो माओवादी है छत्तीसगढ़ के जंगल में रहते हैं। अरे छत्तीसगढ़ के जंगल में रहते हैं। छत्तीसगढ़ का 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है सर, ये रहा छत्तीसगढ़ में ऐसा 14 डिस्ट्रिक्ट्स है जो माओवादी प्रोन है। जहां भी जाओगे लैंडमाइन बना हुआ है, जानते हो ना, खबर है आप लोगों के पास? यस सर। हाँ सर, उसमें मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का झाड़ग्राम छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट। झारखंड সবেতেই আছে। यस सर, ये जो बेल्ट है ना एक्चुअली इस तरह से कनेक्टेड है। एक्चुअली मेरा घर इस एरिया में बिलोंग करता हूँ मैं, मतलब मेरा नेटिव है झाड़ग्राम में। ये जो एरिया है ना, ये इस तरह से कनेक्टेड एरिया है। ठीक है, जो पूरा जंगल जंगल एरिया करके पूरा एक माओइस्ट बेल्ट बना के रखा है, जो जिसमें उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़, झारखंड एक पूरा माओइस्ट बेल्ट बना हुआ है। और उसमें छत्तीसगढ़ सबसे भयंकर हालत में, 14 डिस्ट्रिक्ट, 14 माओइस्ट प्रोन में है। ये जो देख रहे हैं ना ये सब एरिया, ये 14 डिस्ट्रिक्ट में कोई आम इंसान जा नहीं सकता, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं जा सकता, उड़ा देता है सर। आप एरोप्लेन लेके, हेलीपैड लेके पहुंचोगे, उड़ा देगा आपको। अरे क्या चल रहा है, तुम लोग चाहते क्या हो? हाँ, ये बेसिकली चाइना का एक लीडर थे माओ जेडोंग, उन्हीं के मतलब कॉन्सेप्ट में बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये भी ना फॉरेन का ही एक कॉन्सेप्ट है। इनके लिए पैसा कहाँ से आता है? हाँ, इनका पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा भी बाहर से आता है। ये वो लोग पैसा दिलाते हैं इनको, ताकि इंडिया के अंदर हमेशा एक डोमेस्टिक वार चलता रहे, सिविल वार चलता रहे, ताकि भारत अपना पैसा डेवलपमेंट के काम पे ना लगा सके। समझ रहे हो कुछ? हाँ, और ये जो लोग यहाँ पर लड़ते हैं ना, जो लोग एक्चुअली अपने आप को माओइस्ट आर्मी समझते हैं, वो कोई आर्मी नहीं है, ये सब बल्ली का बकरा है। ये भी एक तरह का जिहादी कॉन्सेप्ट में चलता है ना, मर जाएंगे पर मतलब लोगों को मार के मरेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप कुछ ऐसे लोगों को मारते हो, माओइस्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, वो आम आदमी को नहीं मारता, वो मारते हैं जो करप्टेड है। इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बट वो करप्टेड लोगों को मारते वक्त गलती में आम इंसान को भी मार देते हैं, साधारण लोगों को भी मार देता है। और साधारण लोगों पे दबाव भी है, साधारण लोग भी खोल के नहीं जी सकता इनके एरिया में। आई नो सर, बिकॉज मैंने 3 से 4 साल ये कॉन्सेप्ट में जिया है सर। ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं ना, या तो आप इनका खबरी बनो, या तो आप पुलिस की खबरी बनो। या तो पुलिस जो है, जो पुलिस नॉर्मल नागरिक का सेवा देता है, अगर आप उनके लिए काम नहीं करोगे तो पुलिस आपको उठा के लेके जाएगा। अगर पुलिस का काम अगर ना भी करते हो तो इनका काम करके बताओ भाई, इनका खबरी बन जाओ, इनका इन्फॉर्मर बन जाओ, तो आप सेफ रहोगे। चल क्या रहा है, मतलब अगर आप लोग इतना ही लोगों का अच्छा चाहते हो, सामने आओ, पॉलिटिक्स में आओ, वोट में लड़ो। नहीं, आप लोगों को पता है ना 2011 में ममता दीदी आने से पहले क्या हुआ था? वेस्ट बंगाल का पूरा 3-4 डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, मतलब बेसिकली पश्चिम मिदनापुर, बीरभूम, जानते हो ना सर? मैं बस बंगाल का ही बात कर रहा हूँ। जिस तरह का सिचुएशन, और ये सिचुएशंस क्रिएट जो भी होता है ना, इसके पीछे मतलब ये जंगल एरिया में माओइस्ट का एक बहुत बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट है। तो सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ भी नहीं, ये जो आप कर रहे हो ना, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द कंट्री, इनको बहुत जोर का सजा होना चाहिए। और ये सब ना एबेटमेंट है सर, एबेटमेंट है। कोई बाहर से है सर, इतना पैसा, इतना बारूद, गोला बारूद कहाँ से मिलता है? তথা বোধহয় জানবি বেলপাহাড়িতে কি করেছিল মাওয়িস্টরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে। বেলপাহাড়িতে প্রথম যখন ওরা ভয় পাওয়ালো, मतलब फर्स्ट टाइम जब वो लोग डराए ना, एक एम्बुलेंस को उड़ा दिया पहले, आम आदमी डर गया। उसके बाद
বিনপুর হাড়দা সিলদা জানিস তো তথা ये তুই ওখানে গেছিস তাই জন্য তোকে বলছি बीनपुर बोल के एक एरिया है उस एरिया में पूरा मिलिट्री एक सीआरपीएफ कैंप था कैंप में जाके मोस्ट प्रॉब्ली 15 या 20 सीआरपीएफ जवानों को पूरा वहीं पर खत्म कर दिया হ্যাঁ স্যার মানে মেইনলি কি হয় আপনারা অবশ্য জঙ্গলের ভেতরে থাকতেন না আমরা ভেতরে থাকতাম আমাদের সমস্যাটা হতো যেহেতু গভর্নমেন্টের লোক এরা বলেই দিত যে মানে কোনো কাজ আপনি করতেই পারবেন না ওখানে আর যদি কাজ না করেন তাহলে এদিক দিয়ে মেরে দেবে আর ও করতে গেলে ওরা মেরে দেবে মানে খুব অবস্থা খারাপ হতো আমি ভেতরে নিজেও দেখেছি এদের মানে না না তুই তো কাজ করেছিস ফরেস্টে আমি সেজন্যই তোকে বলছি কথাটা इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन सर मतलब ये सिचुएशंस आपको मैं क्या बताऊं ये बोल के समझाने वाला चीज है नहीं बस आपको मैं कुछ बातें ही कर सकता हूं मतलब जो एक्चुअली जीता है ना इस सिचुएशंस में आई थिंक वही समझ पाएगा कि चलता क्या है ये जो कभी अगर मौका मिले अभी तो ऐसा कुछ है नहीं उस तरह से कभी अगर ऐसा होगा ना ऐसे ये पश्चिम बंगाल का ये जो एरिया है ठीक है कभी अगर बेलपहाड़ी विजिट करोगे ना आपको समझ में आएगा ठीक है कौन माओइस्ट है आपको नहीं पता ठीक है ये देखो ये जंगल देख रहे हैं ना ये पूरा जंगल एरिया है जो झारखंड के साथ पूरा कनेक्टेड पुरुलिया देख पा रहे सर ये पूरा एकदम छोटानागपुर मालभूमि बोलते हैं इसको ठीक है पूरा छोटानागपुर प्लेट है बेलपहाड़ी से चालू होता है हमारे यहाँ पर और पूरा जंगल बेल्ट है एकदम उनका राज चलता है ओके ऐसे जा सकते हो बट ज्यादा होशियारी मत दिखाना और गांव वालों के कुछ इधर उधर मत बोलना बस अपने हिसाब से रहो बस सिंपल है ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट क्या रे বোঝা যাচ্ছে অভিষেক রশনি बोलो हाँ सर ज्योति ये संपद स्नेह क्लियर हो रहा है कि नहीं हाँ सर यस सर यस सर चैप्टर 7 में जैसा देखो सेक्शन 131 से लेकर 40 तक सर ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी रिलेटिंग टू आर्मी ठीक है नेवी एयरफोर्स अगर ऐसा कुछ भी है ठीक है रिलेटिंग टू आर्मी अगेंस्ट वाला बात नहीं है अगर आर्मी को ऑफेंस हो रहा है नेवी में कोई ऑफेंस हो रहा है एयरफोर्स में ऑफेंस हो रहा है वो सब गलती के बारे में 131 से 140 के अंदर बोला गया है चैप्टर 7 जो है सर वो चैप्टर 8 जो है दैट इज 141 से 160 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ये क्या हो सकता है एनी आइडिया सर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हाँ सर कोई आइडिया सर कुछ लोग मिलके पब्लिक पीस को अगर खराब करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इज काइंड ऑफ दैट मारपीट करना ठीक है किसी एरिया को मतलब पीस नहीं रखना है हमेशा दंगाबाजी करते रहना हाँ इधर मारपीट पॉलिटिकल दंगा हंगामा चलता रहता है ना अपने बिहार में बंगाल में हाँ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी चलो देखते हैं क्या मतलब बताते हैं इसका इट्स अ ग्रुप ऑफ persons doing an activity that causes the disturbances of the peace in the society as per this provision when a large number of persons engage in criminal act with common intention then each of the persons are made liable ठीक है बेसिकली एफ्रे मारपीट करना एफ्रे समझते हो ना मार दंगा हमेशा हमेशा मारपीट ये सब भी एक ऑफेंस है सर बहुत भयंकर ऑफेंस है और ये ऑफेंस के बारे में सेक्शंस ये वाला सेक्शंस बेसिकली आवाज उठाते हैं और लॉ बना के रखा है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 161 से 171 इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट्स का कोई भी जो भी गलती हैं उनके बारे में मतलब जो सरकारी लेवल में गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं उनके अगेंस्ट में या उनके बिहाफ में अगर कुछ भी हो जाता है उनके तरफ से अगर कुछ हो जाते हैं रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स वो 161 171 के अंदर है मतलब ये सब एक एक चीजें अंदर में बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं सर बट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं अभी मैं अच्छा सेक्शन 171 ए से लेके 171 आई के अंदर रिलेटिंग टू इलेक्शंस के टाइम पे जो रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ रहता है 344 344 आप लोग जानते हो ना सर 344 या 144 क्या होता है सर वो जिसमें नाकाबंदी चलता है ना क्या बोलते हैं उसको 144 धारा ना 344 बोलो सर 144 यस तो इस तरह का कॉन्सेप्ट ठीक है अच्छा इलेक्शन कैसे बनेगा उसका जो रूल्स रेगुलेशन है 171 ए से लेके 171 आई के अंदर बोला गया है अच्छा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स 172 से 190 के अंदर बोला गया है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस बन रहा है मतलब पब्लिक जस्टिस हो रहा है किसी के अगेंस्ट में कोर्ट की तरफ से कुछ जस्टिस बताया जा रहा है बट ऐसे केसेस में अगर आप अपने आप को छुटकारा पाने के लिए अगर फॉल्स एविडेंस सामने लाते हो बहुत भयंकर गुनाह है सर
ठीक है, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट में ऑफेंस करना, उसमें फॉल्स एविडेंस रखना, 191 से लेके 229 के अंदर इसके पूरा डिटेल्स में बोला हुआ है। ठीक है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है, सरकारी जो स्टैम्प्स वगैरह होता है, ऐसे स्टैम्प लॉ एक है, उसमें बात करूंगा। ठीक है, 23263 के अंदर बोला गया है। ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, अरे ये जो वेट मतलब मेजरमेंट में जब गलतियां करते हैं ना, कि आप गलत चीजें मेजर करते हो, ठीक है, मतलब सोना में मेजरमेंट में इधर उधर करना, आप लोग जानते हो ना, जो गोल्ड के बिजनेस वगैरह करते हैं, या फिर किसी भी चीज का आप वेट में या मेजरमेंट में मतलब लोगों को लूटते हो, चीट करते हो। हाँ सर, चीटिंगबाज किसको बोलते हैं? सेक्शन 420 के अंदर इसका बता गया सर। हम लोग बोलते हैं ना 420 मत कर, हाँ 420 ये वाला बात तो हम लोग यूज करते कि करते नहीं करते? किरे संपद, हाँ ये लोग 420 लोग আছে एक्चुअली, दिस इज द पेनल कोड सेक्शन 420, ठीक है, इट्स रियलिटी सर, एक्चुअली दिस इज अ सेक्शन, ये बहुत पॉपुलर सेक्शन है, चीटिंगबाज का सेक्शन, 7 साल का जेल होता है सर चीटिंगबाज सेक्शन में। ठीक है, 7 साल का जेल और फाइन भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये सब हम लोग देखते हैं कि ऑफेंस करते हैं वेट एंड मेजर्स के लेके। सेक्शन 268 से लेके 294 ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल, ये सब को लेके अगर कुछ भी ऑफेंसेस है, किसी के मोरालिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, डिसेंसी के अगेंस्ट में जा रहा है, 268 से 294। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियन, अगर किसी भी तरह का रिलीजियस के, हाँ बोलो सर। अरे পাবলিক হেলথ যেটা বলেছে ওটা কি স্যার, ওটাতে কি স্যার ওই পাবলিকের ধরুন কোনো কিছু শরীরে কোনো ইস্যু হলো সেটার ক্ষেত্রে হয় যে ডাক্তার কোনো ভুল টুল করাতে? हाँ ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ मतलब सिंपल है सर, मानो कि कोई हॉस्पिटल्स है, कॉमन सेंस लगाओ, कोई हॉस्पिटल्स है पब्लिक मेडिकल सब मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो अगर अपना काम नहीं करता है पब्लिक हेल्थ पे, अगर आप किसी भी तरह का गलती करते हो, হসপিটাল নার্সিং এ যে ভুল ভ্রান্তিগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে বলছে। ऑब्वियसली आप गलत दवाई देते हो या फिर किसी को ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते हो, आपके पास फैसिलिटीज है पर पैसा आता है, आप पैसा लोगों का मार लेते हो, है ना, ऐसा तो बहुत सारा है। जैसे मुझे पता है, ऐसे वेस्ट बंगाल के अंदर भी मुझे बहुत सारी जगह पता है, हॉस्पिटल्स के लिए फंड आता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल से, स्टेट से, वो फंड हॉस्पिटल में बेड लगाने के लिए नहीं, उल्टा काम पे यूज होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेगा आपको, हॉस्पिटल्स में बिल्डिंग बनाना है, वहां पर सेफ्टी कॉन्सेप्ट लगाना है, बट ये सब नहीं, वो पैसा मिसयूज होता है सर, टोटल मिसयूज। ठीक है, टोटल मिसयूज सर, ऐसे बहुत सारा है। इवन आप कोलकाता के अंदर ही देख लो ना, मेरे को तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट तो ऐसे लगता है कि जिस तरह का हालत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बना हुआ है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। काफी पैसा खर्चा किया जाता है, बट इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी हॉस्पिटल्स का पैसा कहाँ चला जाता है? लोगों का सेवा क्यों नहीं होता? हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज, एक स्ट्रेचर तक नहीं मिलता, आप लोगों को भी पता है, एक बेसिक स्ट्रेचर तक नहीं मिलता आपको। आपको किसी को घर लेके जाना है हॉस्पिटल्स के अंदर, अब वहां पर जाके स्ट्रेचर भी पैसा देना पड़ता है, भाई मेरा स्ट्रेचर लाके दो, थोड़ा 100 रुपया रखो। ये क्या है सर? सरकारी हॉस्पिटल में पब्लिक हेल्थ के लिए एक स्ट्रेचर तक नहीं मिलेगा? हाँ मतलब टोटल प्रॉब्लम है सर, टोटल प्रॉब्लम है। मतलब बताना शुरू करें ना, अभी आप लोग खुद ही बोलना चालू कर दो कि मैं चुप हो जाऊंगा। क्या गलत बोल दिया क्या? अरे सर ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। आप रूल्स तो है, होना भी चाहिए, जब मतलब हद से पार हो जाता है ना, तब शायद आपको ये सेक्शंस का जरूरत पड़ जाए। और क्या है ना, हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट क्या है, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, पब्लिक का क्या है ना, जब तक खुद के साथ किसी का कुछ खराब नहीं होता ना, कोई किसी चीज पे आवाज उठाना पसंद नहीं करता। जब खुद पे आता है तब उनको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है। दूसरे के साथ होता है ठीक है, उस दूसरे के साथ हुआ है, मेरे को क्या, या फिर हम उतना क्यों दिमाग लगाए, हम शांति बनाए रखे। एक्चुअली पब्लिक एक नहीं है, पब्लिक अगर एक होता तो ये लोग ऑफेंस भी नहीं कर पाता। पब्लिक ना एक दूसरे से जलता है, पब्लिक एक दूसरे को मतलब जेलस फील कराते हैं, सब एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाने में लगा हुआ है। सो पब्लिक एक नहीं है। पब्लिक अगर एक होता ना तो पॉलिटिशियंस भी अपना काम करते। मेरे को तो लगता है पॉलिटिशियंस एकदम करप्टेड नहीं है। पॉलिटिशियंस अगर 5-10 साल भी जेल काट लिया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस आपके लिए गलत काम करेगा नहीं, इसके लिए पब्लिक को इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियंस के मन में वो डर हो कि भाई पब्लिक एक है, 120 करोड़ की आबादी एक है, 10 करोड़ की वेस्ट बंगाल एक है, हम कुछ गलती करें तो पब्लिक हमें हटा देगा। चाहे मैं कितना भी मेरे अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक के पास पावर बहुत है, बट प्रॉब्लम है कि पब्लिक के पास एथिक्स नहीं।
एथिक्स समझते हो सर? सच्चाई नहीं है, ट्रूथ नहीं है पब्लिक के पास, पब्लिक सब ना मिला हुआ है, सब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पब्लिक है। ये सच्चा होता ना, पॉलिटिशियंस कभी गलत ना करता। हम लोग पॉलिटिशियंस पे गाली देते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, ये मैं भी बोलता था पहले, आप लोग जैसे जब थे ना, मैं भी ऐसा बोलता था, ये गलत है वो गलत है। बट आजकल ना मैं पॉलिटिशियंस का कोई दोष नहीं दिखता, मेरे को तो सिर्फ खुद पे दोष दिखता है कि हम ऐसे हैं इसीलिए वो ऐसा है, हम गलत है, हम गंदा है, हमको मतलब हमारा जो इंटेंशन है ना पब्लिक का, हम एक ही नहीं है। ठीक है, हर कोई सुभाष बोस तो नहीं हो सकता, यस, हम लोग सुभाष बोस नहीं हो सकते कि जो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में जंग छेड़ दिया। हम महाराणा प्रताप नहीं बन सकते जो मुगल सल्तनत के अगेंस्ट में जंग छेड़ दिया। हम शिवाजी नहीं बन सकते, लेकिन पब्लिक एट लार्ज डेमोक्रेसी में कम से कम एक तो हो सकता है, गलत को गलत, सही को सही तो बोल सकते हैं। बट इतना बोलने के लिए भी ना वापस में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। हाँ, आप जहां पर रहते हो देखो ना, कितना लोग कितने लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी के साथ मिलजुल के नहीं रहना पसंद नहीं करता। क्यों? क्या सीख, मतलब क्या सोसाइटी बनाए आपने? चलो गजब बात है, अब क्या बताऊं मैं आपको। मतलब ये सब मतलब ऑफेंस, ये सब तो सेक्शंस में लिखा नहीं रहेगा ना, इसके लिए ये शिक्षा अलग लेवल में मिलता है। छोड़ो सर। चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियन। अच्छा, चैप्टर 16 ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अगर कुछ ऐसे भी होता है ना जिसमें ह्यूमन बॉडी में अफेक्ट आता है, ठीक है, 299 से लेके सेक्शन 377 के अंदर ये सब चीजें कहा गया है। जैसे ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ इंक्लूडिंग मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड समझते हो? होमिसाइड मतलब ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी को बाध्य करते हो मरने के लिए, टॉर्चर करके करते, मतलब इट्स टाइप ऑफ सुसाइड ही हो गया ना। मतलब सुसाइड मतलब आत्महत्या कर लिया। उसमें गुनाह कौन है सर? सुसाइड में क्या होता है कि आप खुद ही खुद को मार लेते हो, लेकिन बहुत केस में ऐसा पता चलता है ना कि अल्टीमेटली वो सुसाइड नहीं किया, उसको सुसाइड करने में बाध्य किया गया, तो दैट्स अ टाइप ऑफ होमिसाइड। मतलब आपको इतना टॉर्चर किया गया कि आपको मतलब जीना ही आपको मरना जैसा फील हुआ, तो आप मर गए। आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? हेलो? हाँ सर। इट्स टाइप ऑफ दैट, ठीक है। तो होमिसाइड सेक्शन 299 टू 311 ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। ये जैसे मानो कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होते हैं, मतलब जो गर्भवती माँ होते हैं सर, ठीक है, अगर आप किसी भी महिला के ऊपर, ऐसे हम लोग देखते हैं कि हमारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वी ऑल आर मेल, यहाँ पर बहुत सारे मेल हैं, बट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आज भी सर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब औरत को, मतलब लेडीज को ना डोमिनेट करते हैं, ठीक है। आज भी दिखेगा आपको, गांव शहर हर जगह में आपको दिखेगा सर। तो ऐसे डोमिनेशंस की पेट में बच्चा है फिर भी टॉर्चर करते हैं। तो अगर ऐसे मिसकैरेज हो जाते हैं उनका, मतलब उसका पेट में जो बच्चा है अगर उनको कुछ हो जाता है, इंजरियस टू अनबोर्न चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चा पेट में है, ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं ना पेट में लात मार देते हैं, भयंकर, मतलब ऐसे भयंकर और इनह्यूमनिक सिचुएशंस क्रिएट होता है, आपको मैं क्या बताऊं, भयंकर टाइप ऑफ ये सब है सर। टिपिकल इंजरीज टू अनबोर्न चाइल्ड ऑफ द एक्सपोजर्स ऑफ इन्फेंट्स एंड कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, ऐसे किसी भी तरह का अगर गुनाह होता है तो इसके बारे में सेक्शन 312 से लेकर 318 में बोला है। बहुत बड़ा गुनाह है सर ये सब। किसी को हार्ट करना, ठीक है, मतलब किसी के शरीर में किसी भी तरह का चोट पहुंचाना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, गलती के साथ किसी को ये करना, मतलब ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इट्स लाइक एक सेकेंड रुको मैं बताता हूँ। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज लाइक कि जैसे मतलब किसी को कुछ काम पे ना प्रॉपरली आप जाने नहीं देते। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। wrongful confinement, it's like section 340 of the Indian Penal Code 1860 defines wrongful confinement as whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstance limits. It said wrongfully to confine that person means, इसका एग्जांपल क्या बताऊं? इसका एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी चल नहीं रहा है, चलो देख लेते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। किसी को इसका एग्जांपल समझ में कुछ आ रहा है सर? wrongful confinement, किसी को रोकना, wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain limits, मतलब आपको एक
किसी भी काम करने से रोकना, ठीक है, जिसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट जाते हैं। मैं इसके बारे में अगर मुझे बाद में एग्जांपल्स मिलता है ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बाकी चीजें एक बार देख लो, ठीक है। अच्छा, किसी को क्रिमिनल फोर्स करना, असॉल्ट करना, किडनैप, ठीक है, एब्डक्शंस, मतलब ये एब्डक्शन समझते हो, फिरौती। फिरौती क्या होता है सर? अरे वो किसी को पैसे के लिए उठा लेना होता है ना, मतलब किडनैप कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि फिरौती, मतलब जैसे पैसा दो फिर छोड़ेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। स्लेवरी, फोर्स करना लेबर करने में, जैसे ये हमारे देश में ऐसे होता है ना, किसी को हम लोग बच्चे लोगों को बेच देते हैं, जानते हो, ये भी बहुत भयंकर टाइप ऑफ एक है, बच्चा बेच देना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ठीक है, ये सब सेक्शन, ये सेक्सुअल ऑफेंस इंक्लूडिंग रेप एंड सोडोमी, ठीक है, भयंकर चीजें हैं सर ये सब, भयंकर चीजें। 375 377 सोडोमी मतलब होमोसेक्सुअलिटी जो है सर, उसको भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है एकदम। इसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो अभी चर्चा चलता रहेगा, बट सर लॉ 377 को अभी भी गुनाह ही मानता है, ठीक है। अच्छा तो सेक्शन 359 374 जिसमें फोर्स लेबर, मतलब किसी को जबरदस्ती लेबर बना के रखना किसी के अगेंस्ट में, मतलब सोच के अगेंस्ट में जाके, वो चाहता नहीं है फिर भी, ठीक है। तो ये सब हो गया सर ह्यूमन बॉडी पे, ओके। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि किसी का प्रॉपर्टी चोरी करना, थेफ्ट, सेक्शन 378 से 382 के अंदर बोला। एक्सटॉर्शन, ठीक है, 383 के अंदर बोला गया। रॉबरी एंड डैकोइटी, ओके, रॉबरी एंड डैकोइट 399 से लेके 402 के अंदर बोला। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403 404, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 409, ऑफ द रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी 410 से लेके 414, चीटिंग करना, हाँ सर चीटिंग करना 415 से लेके 420 के अंदर बोला गया है, जिसमें सजाए सुना जाता है इस 420 में, इसीलिए 420 या 420 इतना फेमस हुआ है सर हमारे आम समाज में। क्या रे, सही बोला ना, आम समाज में इट्स अ वेरी पॉपुलर सेक्शन। 420 लोग আছে एकदम 420 लोग আছে। fraudulent deeds and disposition of property 421 से 424, mischief सेक्शन 425 to 440, क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे होते हैं सर? इट्स लाइक किसी के जमीन पे कब्जा कर लेना, ठीक है, किसी के ट्रेसपास, जैसे मानो कि इंडिया, जैसे चाइना ट्रेसपास कर रहे हैं ना इंडियन लैंड पे, ऐसे आप अगर किसी कोई अगर आपका जमीन ट्रेसपास कर लेता है, ट्रेसपास मतलब किसी का जमीन को कब्जा कर लेना, दैट इज बेसिकली ट्रेसपास करना। समझ में आ रहा है सर? बोलो। ওই বড় বড় প্রমোটাররা যেগুলো করে স্যার। हाँ इस तरह का, ठीक है, जमीन हड़प लेना, ठीक है। স্যার এই इस জমির মধ্যে কি স্যার কোনো এগ্রিকালচার জমি পড়তে পারে? কোনো জমি আসতে পারে, एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर हो, जमीन मतलब जमीन। आप किसी का भी जमीन हड़प तो नहीं सकते ना, हाँ, किसी का जमीन तुम ले सकते हो क्या? हाँ, चाहे आप हाँ कोई सर। भी हो, आप किसी का जमीन, मतलब इलीगल वे तो आप किसी का कोई भी चीज नहीं ले सकते, हाँ। इलीगल वे पे जबरदस्ती मार पीट दंगा हंगामा करके, या किसी को डरा के धमका के, या फिर किसी के साथ चीटिंग करके आप किसी का चीज नहीं ले सकते, किसी का प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो वही उसके बारे में 378 से 462 के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो भी ऑफेंसेस है वो बोला गया है। इसको छोड़ के 463 से लेके 489 तक आपको डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बोला गया है। जैसे इसमें आपको ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का छेड़खानी करता है ना, कि डॉक्यूमेंट्स को लेके किसी का डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लेना, किसी का डॉक्यूमेंट्स तो आजकल सब कुछ है ना, तो सेक्शन 463 477 ए के अंदर बोला है। प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स के बारे में, ठीक है, ऑफेंस रिलेटेड टू करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, ठीक है, इसके ऊपर जैसे डुप्लीकेट छपवाना जो भी हो, ठीक है, बैंक नोट, करेंसी नोट्स, ये सब मतलब जो ऑफेंसेस है ये 489 ए से लेके 489 ई के अंदर बोला गया है। 490 से लेके 492 चैप्टर 19 के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, अगर शादी को लेके कोई भी गलतियां कोई करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू मैरिज 493 से लेके 498 के अंदर बोला गया है, ठीक है, मतलब कम उम्र में शादी दिला देना, जबरदस्ती शादी कराना, ठीक है। अब किसी को जबरदस्ती से शादी नहीं करा सकते ना, किसी के भी, ना तो लड़का ना ही लड़की, मेरा बेटा है मेरा बेटी है मैं कुछ भी करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चाहे वो पहला तो 18 के नीचे है तो फिर आप कुछ ही नहीं कर सकते, अगर 18 के ऊपर भी है तो भी आप जबरदस्ती, या फिर शादी के बाद भी अगर कुछ भी मैटर होता है किसी भी तरह का मैरिज रिलेटेड मैटर,
ये देखो सर, भयंकर सेक्शन है 498A ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ये जो अत्याचार होते हैं ना सर हमारे देश में लड़कियों के ऊपर, स्पेशली शादी के बाद ससुराल में जो होता है, हाँ सर, ये क्रुएल्टी बहुत भयंकर क्रुएल्टी है, ठीक है। दहेज नहीं देता है तो फिर, दहेज जानते हैं ना सर, डाउरी, ठीक है, डाउरी नहीं मिलता है ना तो फिर हस्बैंड की फैमिली जो है टॉर्चर करते हैं, ठीक है, हस्बैंड टॉर्चर करते हैं किसी भी तरह का रीजन दिखा के, ठीक है। सपोज उसका बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा नहीं होने के पीछे सिर्फ ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग सोचते हैं कि शायद सिर्फ जो लेडी है उन्हीं का प्रॉब्लम है, हस्बैंड का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। जब हस्बैंड को तुम बोलते हो ना कि भाई डॉक्टर दिखाते हैं चलो, ठीक है, इनफर्टिलिटी किसी का भी हो सकता है, तो हस्बैंड बोलते हैं नहीं नहीं हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लड़की भी है। इस तरह का चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, ये बहुत ही खतरनाक टाइप ऑफ सोच है। कब कब इंडिया सुधरेगा, समय लगेगा, बट जो भी हो सेक्शन इसी के ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है। डिफेमेशन, किसी के अगेंस्ट में किसी के गुडविल पे आघात करना, ठीक है। आप अगर किसी का गुडविल को प्रॉब्लम में डालते हो ना, डिफेमेशन करते हो, वो बहुत खतरनाक पॉइंट है सर। आप समझ रहे हो ना कि आप किसी का नाम खराब नहीं कर सकते। हाँ बोलो। কোনো স্যার বড় আদমি মানে কোনো স্যার বড় লোক যার সম্মানীয় ব্যক্তি তার সম্মান নষ্ট করাটাকে বলছে। यस यस, किसी के बारे में झूठा इल्जाम लगाना, सिंपल बात है। फॉल्स स्टेटमेंट लगाना किसी के अगेंस्ट में, दैट इज डिफेमेशन, ठीक है। झूठा आरोप लगाना, मतलब जो है नहीं ऐसा कुछ कर देना। इवन साउथ कोरिया में तो सर अगर किसी के बारे में आप सही भी बोलते हो, अगर उसकी इज्जत में दाग लगता है तो उसको भी डिफेमेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर तो आप झूठ बोलते हो तो डिफेमेशन, बट साउथ कोरिया में तो अगर आप ट्रू स्टेटमेंट भी देते हो, ठीक है, अगर उसमें भी ट्रू स्टेटमेंट, हाँ স্যার বাংলায় এটাকে মানহানি মামলা বলে, সেটা কি এটা? हाँ हाँ, यस यस, मानहानि मामला, यस एकदम ठीक है सर। 499 से लेके 502 के अंदर बोला गया है सर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोलने वहां पर भूल रहा था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो बोल रहा था ना, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। मतलब when a person intentionally restricts another person movement within any area विदाउट लीगल अथॉरिटी, जस्टिफिकेशन और द रिस्ट्रेंट पर्सन्स परमिशन। मतलब कहने का मतलब है कि किसी को आप जबरदस्ती इम्प्रिजनमेंट करके रखते हो, फॉल्स झूठा आरोप लगाते हो। अनलॉफुल मतलब कोई लॉ के मतलब कानूनन नहीं, इलीगल वे में आप किसी को अगर जबरदस्ती पकड़ के रखते हो, जेल में डाल देते हो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एक्चुअली अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। समझ में आ गया सर? ये इसका जो हमें मिल नहीं रहा था एग्जाम्पल्स, वही मैं तब से ढूंढ रहा था, आप लोगों को सोचा था कि बोलना तो पड़ेगा, इतना सारा चीज बोले। एक বোঝা যাচ্ছে इंडियन पेनल कोड ओवरव्यू? यस सर। ओके, क्या बाकी रह गया फिर? ये पूरा ओवरव्यू चल रहा है सर। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस, हाँ, किसी के इज्जत पे दाग लगाना, ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर पॉइंट पे ही चल रहा है। क्रिमिनली किसी के अगेंस्ट में इंटिमिडेशन करना, इंसल्ट करना, ठीक है, किसी को इंसल्ट करना, वो भी तो बहुत खतरनाक चीज होता है। आप किसी को क्यों इंसल्ट करोगे? इंसल्ट बहुत तरह का हो सकता है सर। इंटिमिडेशन क्या होता है जानते हो? Intimidation is an intentional behavior that would cause a person of reasonable apprehension to fear injury or harm. It is not necessary to prove that behavior caused the victim experience terror or panic. मतलब अगर किसी को आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो जिसमें उसका इज्जत पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें उसको इंजरी का डर लग रहा है, कि उसको लग रहा है कि कोई उसको मार देगा, इसको लग रहा है कि रास्ते में निकलने से उसको कोई मार सकता है, ठीक है, कोई धमका सकता है, ये इस तरह का, मतलब इसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है कि उसके अंदर पैनिक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अंदर टेरर हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसा किसी भी तरह का इंटिमिडेशन करना जिसमें उसको ये लगे कि भाई मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को मार सकता है, ठीक है, ये जो डर लगना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है। किसी को इंसल्ट करना, अनोयंस करना, ये तो है ही, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है सर? अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस, ये सेक्शन 511। Attempt to commit a crime occurs if a criminal has an intent to commit a crime and takes a substantial step toward completing the crime, but for reason not intended by the criminal, the final resulting crime does not occur. Attempt to commit a particular crime is a crime usually considered to be the crime. मतलब कहने का मतलब है आपसे क्राइम हुआ नहीं है, जैसे लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर होता है ना सर, मर्डर हुआ नहीं बट अटेम्प्ट टू मर्डर, तो क्राइम हुआ नहीं बट अटेम्प्ट टू क्राइम, आपने कोशिश तो किया था, अटेम्प्ट कर किया था ना क्राइम करने का, बस वो भी क्राइम है। Attempt to do a crime is also crime.
सेक्शन 511 में कहा गया है। समझ में आ गया सर? हेलो, समझ में आ रहा है सर? ओवरऑल 511 सेक्शंस, हाँ हाँ सर, ठीक है। इसमें हाँ सर। ऑलमोस्ट हम लोग 511 सेक्शंस में किस सेक्शंस में कहां से कहां तक क्या बोला हुआ है, इसका एक पूरा रफ ओवरव्यू आप लोगों को मिला सर, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ एक्स्ट्रा बातें। जैसे आईपीसी का लिस्ट तो आपने देखा, अभी इंस्टीट्यूट के मैट में भी आप जाओगे ना, वहां पर भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगा। जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़े ना अभी, उसी रिलेटेड पॉइंट्स आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेगा। बट हाँ, क्राइम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पॉइंट है जो आपको मैं एक बार जरूर बताऊंगा। जैसे देखो, आप इंस्टीट्यूट के मैट में जाओगे ना, यहाँ पर आपको क्राइम का स्टेजेस क्या क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, जैसे कि आपके मन में ना वो क्या बोलते हैं उसको, अरे डिटेक्टिव मूवी देखे होंगे ना आप लोग, अगर आप लोग हाँ बचपन सर। में डिटेक्टिव मूवी देखे होंगे, या फिर हाँ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वो स्टोरी राइटर, फेमस कैरेक्टर सर हमारे बंगाल का, ब्योमकेश बख्शी, ठीक है। ब्योमकेश बख्शी पढ़े हो सर? ब्योमकेश बख्शी, अरे आप लोग कभी ब्योमकेश बख्शी है का मूवीज, हाँ या फिर स्टोरी जरूर पढ़े होंगे सर, है ना। तो है जरूर सर। देखना। अगर ब्योमकेश बख्शी के मूवीज को समझना है तो एक मूवी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ऐसे बहुत सारा है, बट अगर किसी को स्टोरी पढ़ने का आदत नहीं है, बट उसको थ्रिलिंग या डिटेक्टिव कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, मतलब इच्छा है, तो मैं उसको, उत्तम कुमार का एक मूवीज है चिड़ियाखाना, जो बाद में रिवाइज भी किया गया है किसी और से भी, न्यू एक्टर से, बट चिड़ियाखाना डन बाय उत्तम कुमार, हाँ मतलब फेमस बंगाली एक्टर था। वो अगर देखोगे ना चिड़ियाखाना, आपको समझ में आएगा ब्योमकेश का थ्रिलर क्या होता है। देखे जिसने की उत्तम कुमार चिड़ियाखाना, না স্যার। স্যার আমি देखना হয়েছিল ব্যোমকেশ্বর है চিড়িয়াখানা सर। वो नया वाला से आपको वो मजा नहीं आएगा, आप पुराना वाला देखना उत्तम कुमार का, ठीक है। उत्तम कुमार के उसमें इवन यूट्यूब पे मिलेगा, जिनको बंगाली समझ में नहीं आता है, जैसे ज्योति को समझ আগের में नहीं आएगा। हाँ बोल, বুঝতে পারছি না। আগের মুভি স্যার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, তো কিছু বোঝাই তো যাবে না, সব হেজি। हट रे, अगर किसी को स्टोरी मतलब এত কিছু হেজি থাকে না, হ্যাঁ যথেষ্ট ভালো বোঝা যায়, বোঝার ইচ্ছে থাকতে হবে। অনেক ভালো বোঝা যায়, কি খারাপ বোঝা যায়, আমি তো এখনো মাঝে মাঝে পুরোনো সিনেমা দেখি, যদি ভালো স্টোরি মনে হয় আমি দেখি, ম্যামকে দেখাই স্পেশালি। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম তো নন বেঙ্গলি ব্যাকগ্রাউন্ডের না, মারোয়াড়ি ব্যাকগ্রাউন্ডের, তো ম্যাম তো বাংলা সিনেমা দেখতো, বাট এই ধরনের স্টোরিগুলোর সাথে ম্যামের তো কানেকশন কম ছিল বাড়িতে, তো আমি এগুলো ম্যামকে মাঝে মাঝে, ম্যাম খুব এনজয় করে, আমি ম্যামকে, ম্যামের জন্যই আমার আরেকবার দেখা হয়ে যায়। ছোটবেলায় আমি বাড়িতে খুব দেখেছি পুরোনো সিনেমা, মানে উত্তম কুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, भानु बंदोपाध्याय, फेमस फेमस एक्टर है। तो बेसिकली चिड़ियाखाना देखोगे ना, चिड़ियाखाना का नया भी देख सकते हो, या फिर स्टोरी बुक्स भी मिलता है, वहां से भी पढ़ सकते हो। क्रिमिनल इंटेंशन क्या है, क्रिमिनल प्रिपरेशन क्या है, क्रिमिनल अटेम्प्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कमीशन और क्राइम और अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, क्या कर रहा है क्रिमिनल, तो क्रिमिनल कॉन्सेप्ट के बारे में आप मूवीज देख लेना, ये सब चीज आपको बच्चा लगेगा सर, बच्चा लगेगा ये क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, वहां पर पूरा चीज एकदम आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। ओके, या फिर आप आजकल आजकल भी बहुत सारा है, जैसे वेब सीरीज अच्छा अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हो, जैसे हॉस्टेजेस, हाँ फिर एक क्रिमिनल जस्टिस बोल के एक वेब सीरीज हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, देखा है किसी ने क्रिमिनल जस्टिस? না স্যার। है सर। है दादा। गजब का मूवी है, गजब, मतलब सीरियसली इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और एक सोनी में एक होता, एक वेब सीरीज है योर ऑनर बोल के, देखा किसी ने? ये आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्टर का नाम क्या है, जिमी सर्गिल का, काफी अच्छा है वहां पर वो। योर ऑनर भी बहुत अच्छा है, ये क्रिमिनल एक्टिवेशंस में गजब का कॉन्सेप्ट है, और लॉ का सेक्शंस का भी बहुत जगह में बार बार जिक्र किया गया है, ठीक है, मतलब जो रियल लाइफ सेक्शंस है पेनल कोड का, ये सब सेक्शंस को बार बार वहां पर बेसिकली बोला गया है, तो आप देख सकते हो सर, ठीक है। आपको लॉ में ना काफी इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब क्यों जानना है लॉ, हम तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, हमको ये सब लॉ जान के क्या होगा, अरे बेसिक आइडिया जानना जरूरी है सर। चाहे आप क्रिमिनल लॉयर या सिविल लॉयर बनो ना बनो, हाँ मुझे पता है कोई कोई आप लोगों में से है
जो LLB के साथ भी CS का पढ़ाई कर रहा है तो उनको तो हर चीज में चाहिए ही चाहिए। ओके समझ गए सर। अच्छा, तो whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, this is basically 377 के अगेंस्ट ऊपर बात हो रहा है सर। ये कुछ कंट्रोवर्सी है। 377 जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर जो प्रॉब्लम हुआ है ना सर, इसको लेके बहुत बार बहुत सारा बेंच ने बहुत सारा बात किया। इसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी है। इसको लेके अभी भी एक मतलब मार्केट में या लॉ में अभी भी एक प्रॉपर रीजन अभी भी प्रॉपर नहीं प्रूव नहीं हो रहा है। कभी बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो एक अलग ही लेवल में मैंने दिया नोट्स के अंदर, आप चाहो तो एक बार घर में आराम से पढ़ सकते हो। 377 जो होमोसेक्सुअलिटी, ये कानूनन इसका क्या कॉन्सेप्ट है नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा बोला हुआ है। आप चाहो तो एक बार जरूर पढ़ सकते हो। अच्छा, ये एक एरिया है सर जो एक बार मुझे आपको बताना चाहिए, दैट इज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सेक्शन 309। ठीक है, इसके ऊपर एक स्पेशल एरिया है। देखो सर, सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद सुसाइड अटेम्प्ट्स, whereby attempting to commit suicide is punishable with an imprisonment up to 1 year। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो और जिंदा रह जाते हो तो आपको 1 साल तक का सजा हो सकता है सर। Considering long-standing demand and recommendation of the Law Commission of India, which is repeatedly endorsed the repeal of this section of Government of India, मतलब repeal मतलब उसको change करो या फिर amendment लाओ, ठीक है, या तो उसको हटा दो या फिर amendment लाओ। दिसंबर 2014 में decided to decriminalize attempt to commit suicide। 2014 में क्या किया गया सर, ये जो 309 में सुसाइड करने को क्राइम माना जाता था, तो ये क्राइम सेक्शन चला गया वहां से। सुसाइड करने में कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया सेक्शन 309 फ्रॉम द आईपीसी, फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक। In February 2015, the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice was asked by the government to prepare draft amendment bill in this regard। Actually, इसके पीछे एक रीजन है। सुसाइड को अगर क्राइम बता देगा तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जा रहा था। एक्चुअली हमारे देश में अभी भी ये रूल, अभी भी काफी सारा मतलब संगठन या मतलब सोशल कल्चर है सर, धार्मिक कल्चर है। राजस्थान हाईकोर्ट में 2015 में एक केस आया था। रूलिंग द राजस्थान हाईकोर्ट मेड द जैन प्रैक्टिस, ये जैन प्रैक्टिस में, इवन हिंदू प्रैक्टिस में भी है, ये आप लोग सुने होंगे सर, ये जो भी महान आत्माएं होते हैं ना, ये हम लोग बोलते हैं ना, वो लोग समाधि लाभ करते हैं। हाँ सर, समाधि में जाना मतलब जानते हो, अपनी बॉडी को अपने आत्मा से अलग करना, ये एक प्रोसेस है सर। ठीक है, मतलब वो बेसिकली खुद का शरीर खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे गौतम बुद्धा ने जैसे किया था। ठीक है, जैनी महावीर जैन या फिर जितना जैनी तीर्थंकर थे उन्होंने किया था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस देव का जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है, मतलब समाधि मतलब खुद को धीरे धीरे मतलब टुवर्ड्स द एंड। इवन स्वामी विवेकानंद का भी यही प्रैक्टिस था सर। ठीक है, कि शरीर छोड़ देना, धीरे धीरे खुद ही अपने शरीर को छोड़ देना है, तो दिस इज कॉल्ड समाधि कॉन्सेप्ट है। तो ये भी तो वॉलंटरी डेथ है, तो क्या इसको सुसाइड बोलेंगे? हाँ सर, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? अगर सुसाइड क्राइम है तो कि ये जो समाधि लेना ये भी तो क्राइम हो जाएगा एज पर लॉ, है ना। तो अभी भी हमारे देश में जैन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा है अभी भी जैनिज्म में, कि वो लोग एक समय के बाद अपना शरीर खुद ही छोड़ता है। ठीक है, बिकॉज उनका मानना है, सिंपल सा लॉजिक उनका चलता है सर जैनिज्म में, कि ये एक्चुअली दिस इज अ लॉ, इंडिया का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि ये जो आजकल हम लोग क्या करते हैं ना, इतना भोग करते हैं, इतना भोग मतलब समझते हो, द वे वी लीड आवर लाइफ टुडेज इन टुडेज वर्ल्ड, इसमें क्या होता है 60 तक पहुंचते नहीं है इंसान, मतलब अपने 60 ईयर्स तक पहुंचते नहीं है, उसके बाद कम से कम 4 बार हॉस्पिटल में चला गया। 60 के बाद तो सर धीरे धीरे शरीर का इतना हालत खराब हो जाता है कि बस दवाई में ही शरीर बचा रहता है। फिर ऐसे हालत होता है कि कोई कोमा में है, ठीक है, कोई ऑक्सीजन में है। मतलब ये जो जिंदगी है करेंटली हम लोग जो आसपास में देख रहे हैं, ये जिंदगी, ये जो लाइफ द वे ऑफ लिविंग, ये लिविंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारे देश का नहीं है। जो जैनिज्म जो फॉलो करते हैं, जो पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में क्या था कि धीरे धीरे अपने शरीर को खुद ही खत्म कर देना एक टाइम के बाद। ठीक है, एक एज के बाद। अगर आप कोई महान साधु हो, बेसिकली ना इसको क्या बताऊं सर, स्पिरिचुअल फीलिंग आएगा आपको। कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आपका लाइफ मतलब अगर आपने जी लिया ना जितना आपको जीना था, या जो आपका काम था अगर वो खत्म हो गया, अब जा सकते हो, आप खुद ही खुद से जा सकते हो। सर ये क्या बात है?
हम खुद अपने जिंदगी को छोड़ के जा सकते हैं, यस सर, अगर आपका लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव था वो अगर कंप्लीट हो गया, वो उसके बाद आप जा सकते हो। स्वामी विवेकानंद का अगर आप समझते हो, वेलूर मठ में जब वो लास्ट टाइम जब उनका अपने गुरु भाई से बात हो रहा था, तो लास्ट पॉइंट में विवेकानंद ने एक बहुत गजब का पॉइंट बोला था कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। क्यों बोला था जानते हो कि अभी मुझे जाना पड़ेगा? तो एक्चुअली विवेकानंद ने जो करना था देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए जो करना था, जो उनका गुरु का शिक्षा था रामकृष्ण परमहंस का, उन्होंने अपना काम किया था। करने के बाद विवेकानंद को समझ में आ गया था अगर मैं और कुछ देर जिंदा रह जाऊं तो इसका कोई मतलब नहीं है, या फिर वो मेरा जिंदा रहना शायद सही नहीं रहेगा, बिकॉज अगर मैं जिंदा रह गया तो लोग मुझे वो वैल्यू नहीं देगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे को लोग वैल्यू देगा, मतलब मेरा सोच का, मेरा कर्म का, मेरा टीचिंग्स का गुरु भाई लोग या जो भी हैं जो बेलूर मठ आज करते हैं ये फॉलो करेगा। आज बेलूर मठ या दक्षिणेश्वर का जो पॉपुलैरिटी है बिकॉज ऑफ द 2 पर्सन, है ना, रामकृष्ण, मतलब रामकृष्ण देव का जो टीचिंग्स था वही विवेकानंद ने पूरा दुनिया भर में वेदांत एजुकेशन के थ्रू से और रामकृष्ण मिशन के थ्रू से फैलाया। तो विवेकानंद ने बोला कि अगर मैं एक बड़गद का पेड़ रहूंगा, मतलब बेसिकली जिसको हम लोग बॉडगाज बोलते हैं सर, बनियन ट्री, एक बड़े बनियन ट्री के नीचे छोटा छोटा ट्रीज नहीं बढ़ सकता, तो एक टाइम के बाद बनियन ट्री को जाना पड़ता है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट इट्स अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट फॉर टू लीड लाइफ, जो हम लोग नहीं सोच सकते सर, बिकॉज आवर एजुकेशन, आवर कॉन्सेप्ट इज टोटली वेस्टर्न टाइप्स, ठीक है, इसमें बस खाते जाओ, मरते जाओ, दवाई लेते जाओ, बस ये जो सोच है ना, इस सोच में हम नहीं सोच सकते। ये एक्चुअली पूरा ट्रेडिशनल आपको हिंदुइज्म, जैनिज्म समझना पड़ेगा, जो ओरिजिनल है, ठीक है, तो आप समझोगे। तो आज भी ये प्रैक्टिस जैनिज्म करते हैं सर, जैनी के लोग, ठीक है, स्पेशली दिगंबर। जैन में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक श्वेतंबर, एक दिगंबर, ठीक है। अगर आप लोग भारत का जो धर्मीय कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हो, अगर ना भी रखते हो तो प्लीज रखा करो सर। जबरदस्ती है क्या? नहीं, नो जबरदस्ती, जस्ट आई एम जस्ट ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू कि यू मस्ट नो योर कंट्री, यू मस्ट नो योर कंट्रीज कल्चर। क्या हो आप कौन हो, ये जरूर पता करो सर। इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो पूर्वज थे वो एक्चुअली क्या थे, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो क्या है। ये जैन का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैन? जैन मतलब जीना, जीना समझते हो? द वे ऑफ लिविंग, ठीक है। इसलिए एक कहावत है जैनिज्म में, जियो और जीने दो, मतलब खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। और दूसरा मतलब सिर्फ इंसान नहीं, इवन देखना जैनिज्म में ना लोग मास्क पहनते हैं, आप देखे होंगे शायद आप लोग, ठीक है, वो मास्क पहनते हैं ताकि उसके मुंह में कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। शाम के 5-6 बजे के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद वो लोग खाना भी नहीं खाते। क्यों? बिकॉज शाम के बाद वो कीड़ा मकोड़ा चारों तरफ भर जाते हैं, जो हेल्थ के लिए भी खराब है, इसलिए 6 बजे के बाद नो खाना। सुबह सूरज उठेगा तभी फूड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पुरानी कल्चर्स है ये अभी भी जैनिज्म में कुछ लोग अभी भी फॉलो करते हैं। तो वेरी टिपिकल कॉन्सेप्ट सर, समझ में नहीं आएगा हम लोगों का। जो भी हो, राजस्थान हाईकोर्ट में केस बना था, अंडरटेकिंग वॉलंटरी डेथ बाय फास्टिंग एट द एंड ऑफ पर्सनस लाइफ। यस, वो फास्ट करते हैं और अपना बॉडी छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं सर संथारा, पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 एंड 309 of the IPC. This led to some controversy with some sections of the Jain community urging Prime Minister, ये हमारे मोदी जी को ही अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट में against the order. The Supreme Court admitted the petition by अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषद, इन्होंने जो किया था and granted leave, उन लोगों को लीव दिया, मतलब नहीं आप लोगों के लिए नहीं है। It stayed the decision of the High Court and lifted the ban in practice. मतलब जो प्रैक्टिस में बैन लगाया गया था वो बैन को हटाया गया, बिकॉज इट्स एक प्योर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई सुसाइड, किसी भी तरह का मन में ग्लानी लेके, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो चले गए, जो भी सुसाइड कर गए, सुसाइड करना अगर आप ग्लानी लेके मरते हो ना, वो खराब बात है सर, वो बहुत खतरनाक, वो पाप है। तो ऐसा नहीं मरना, अगर मरना है तो अपने से शरीर को शुद्ध करके मरना है, तो वो एक अलग प्रैक्टिस है सर। जैसे हम लोग क्यों दुख मनाते हैं, सुशांत सिंह का जो चला जाना है, इसमें वो खुद भी दुखी होकर मरा, हम लोग भी दुखी हैं, क्यों? बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, वो जिस पर्पस में देश में मतलब धरती में आया था, वर्ल्ड में आया था, वो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। तभी तो सुसाइड, मृत्यु में हम लोग इतना दुखी हो जाते हैं, इतना शोक मनाते हैं।
So that's why suicide is really crime, sir. But when it comes about like death practice, that is a sandhara, this is not suicide. This is a how you actually end your life in your own way. वो भी किसी को मार के मतलब मार के गला काट के हाथ काट के नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा योगिक प्रैक्टिस। ये বুঝতে পারছিস তোরা? अरे হ্যাঁ স্যার। In 2017, the new Mental Health Care Act of India was signed. In section 115 subsection 1 of the act, effectively decriminalized suicide को decriminalize किया, saying anyone who attempts suicide shall be presumed unless proved otherwise to have served severe stress, है ना, बहुत भयंकर stress, and shall not be tried and punished under the said code. उसी एक्ट में उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। There is another concept, sir, section 497, मतलब अमेंडमेंट के बारे में ये सब बात कर रहे हैं, रिसेंट अमेंडमेंट है। एडल्ट्री, ये क्या है सर? This section 497 of the Indian Penal Code has been criticized on the one hand for allegedly treating women as the private property of her husband. ये हमारे देश में अभी भी प्रैक्टिस है कि हस्बैंड को लगता है कि उनकी बीवी उनकी प्रॉपर्टी है। And on the other hand, for giving women complete protection against punishment for adultery, मतलब वुमेन को छूट दिया जाता है कि वो कुछ भी करे। मतलब ये एक प्रॉब्लम हो गया। दिस सेक्शन वाज अनोनिमसली स्ट्रक डाउन ऑन 27 सितंबर 2018 बाय ए 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस रिसेंटली बना था 2017 में, एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डीमिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसमें वुमेन की डिग्निटी में हानि पहुंच रहे। एडल्ट्री कंटिन्यूज टू बी ए ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स इन सिविल कोड बट इज नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया। मतलब एडल्ट्री जो है ये अभी भी सिविल कोड में डिवोर्स लेने का, मतलब किसी को अगर कोई टॉर्चर करता है, किसी को अगर अपना कोई प्रॉपर्टी मानता है, जैसे औरत थोड़ी ना किसी का प्रॉपर्टी है, हाँ, वो खुद रहेगा, अपना जिंदगी खुद अपनी तरह से जिएगा, लेकिन क्या है ना, उसका भी लोग मिसयूज कर रहे हैं आजकल फ्रीडम के नाम पे कुछ भी। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली क्या है ना, सोसाइटी ना पूरा एकदम उड़ता, जैसे पंजाब है ना, ऐसे उड़ता भारत बन रहा है सर। In 2020 alone, 2 reviews petitions were submitted in the Supreme Court challenging the decriminalization of adultery. However, neither of them could stand as there was no substantial ground for appeal. अभी भी कुछ इस मैटर पे बात नहीं बना। डेथ पेनल्टी, सर ये क्या है? सबसे लास्ट में आ गए थे डेथ पेनल्टी में। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कब कब आपको डेथ पेनल्टी दिया जाता है, देखो तो ध्यान से। अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी 120B। 121 वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 132 म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब बेसिकली लड़ाई, मतलब जंग छेड़ देना, मतलब विद्रोह, ठीक है। 194 फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शंस फॉर कैपिटल ऑफेंस, ठीक है, मतलब किसी को डेथ की सजा सुनाया गया, आप समझ रहे हो, कैपिटल ऑफेंस मतलब लाइक डेथ, कैपिटल ऑफेंस देखी है, मतलब जैसे डेथ जिसका सजा होता है, लेकिन उसको बचाने के लिए आपने कोई गलत एविडेंस जुगाड़ किया, अगर वो गलत हो तो आपका डेथ तो मतलब मार्सी का कोई जगह आएगी नहीं। प्रेसिडेंट के पास लास्ट जाता है ना सर कि मार्सी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका फॉल्स एविडेंस करके अगर आप कैपिटल ऑफेंस को प्रोक्योर ये करना चाहते हो तो फिर अब तो गए सर, अगर प्रूव हो गया तो। 302 and 303 that is murder, 305 abetting suicide, 364A kidnapping for ransom मतलब वही फिरौती, ठीक है। 396 बैंडिटी विथ मर्डर, मतलब आपने डकैती भी की, मतलब बैंडेडगिरी भी की और साथ में मर्डर भी कर दिया। 396। 376A रेप, बाप रे बाप, इसके लिए भी डेथ पेनल्टी। देयर इज ऑनगोइंग डिबेट फॉर अबोलिशिंग कैपिटल पनिशमेंट, ऐसे कहावत चल रहा है कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, बट अभी भी इसमें कोई न्यू अमेंडमेंट नहीं आया, मतलब डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें होना चाहिए, ऐसे बात चल रहा है सर, लेकिन मुझे नहीं लगता ये होगा बोल के। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। इन 2003 Malimat committee submitted its report recommending several far-reaching penal reforms including separations, ठीक है, ये कुछ यूरोपियन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ चीजें बदलना चाहता है। कोड हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स, बहुत बार कोड को बदला गया, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। जैसे इंडियन पेनल कोड अमेंडमेंट 1870 में आया, ठीक है, 60 के बाद, ठीक है, फिर इस तरह से आपको पेनल कोड में बाकी और भी कोड है जो पेनल कोड के साथ मैच किया, लेकिन बाकी और भी पेनल कोड फिर से 1923 में अमेंड हुआ, 1924 में अमेंड हुआ, दिखाई दे रहा है ना सर? हेलो, यस सर। इंडियन पेनल कोड 1959 में अमेंड हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लेटेस्ट अमेंडमेंट पेनल कोड में 95 में अमेंड हुआ सर, 1995 में,
यहाँ पर और भी बाकी एक्ट जो अमेंडमेंट दिया हुआ है, पर साथ में पेनल कोड का भी अमेंडमेंट लेटेस्ट कब हुआ है वो भी इसके अंदर बता हुआ है, ठीक है। अच्छा, कल्चरल रेफरेंस में मैं आपको क्या बताऊं सर, इट्स जस्ट स्टोरी टाइप्स की कल्चरल रेफरेंस। ये जो इंडियन पेनल कोड का जो कल्चर हमारे समाज में है, जिसमें कुछ चीज़ें आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सब रेफरेंस टू स्पेसिफिक सेक्शंस, जैसे कि आईपीसी पॉपुलर स्पीच इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फॉर इंस्टेंसेस, कौन मेन आर रेफर्ड एज 420s, 420 इन हिंदी उर्दू दोनों में बोलते हैं। आफ्टर सेक्शन 420 विच कवर्स चीटिंग, ये इवन आप पाकिस्तान में भी जाओगे वहां पर भी चलता है, ठीक है, 420, ठीक है। बांग्लादेश में भी बोलते हैं एकदम 420 लोग अच्छे, ठीक है, विच कवर्स चीटिंग, ठीक है। चीटिंग में बेसिकली 7 साल का जेल होता है। स्पेसिफिक रेफरेंस टू सेक्शन 302, ये तो आप लोग बॉलीवुड मूवी देखते आ रहे हो सर, हाँ। ताजिरत हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। हाँ सर, ये डायलॉग कितनी बार सुने हो? सजाए मौत सुनाया जाता है, ये डायलॉग मूवीज में सुने हो कि नहीं सुने हो? कह रहे तो पनिशमेंट डेथ अंडर सेक्शन 302, which covers the death penalty, have become part of common knowledge and the region of repeated mentions in Bollywood movies and regional literature. दफा 302, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मूवीज बना है, जैसे आप देख सकते हो चाची 420, हाँ, बॉलीवुड मूवी बना है 400, इसमें 420 आ गया। फिर एक मूवी बना था श्री 420 बोल के, इसका ये देखा नहीं मैंने, चाची 420 देखा था। 1955 में एक मूवी बना था श्री 420 राज कपूर का, ठीक है। और ये चाची 420 तो 97 में कमल हसन का मूवीज था। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस ने आपने देखा कि किस तरह से इंडियन पेनल कोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, ठीक है। इंडियन पेनल कोड इज फुल्ली कनेक्टेड विद अस। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों के इंस्टीट्यूट के मैट है, आप मैट के अंदर भी जाओ और यहाँ पर भी आप सारा का सारा जितना सारा पॉइंट मैंने आपके साथ बात किया, अब ये आउटलाइन में सारा पॉइंट देख पाओगे, ठीक है। जस्ट गो थ्रू, और गो थ्रू करने के बाद जैसे आपको सब स्टोरी हिस्ट्री सब बता दिए सर, ठीक है। हिस्ट्री स्टोरी छोड़ देना, उसमें कुछ है नहीं, मतलब जो मैंने बोलना था बोल दिया, उसको छोड़ के आप ये सब थोड़ा सा देखना चाहिए। ये बात एक बार देखो, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम क्या होता है, जो मैं आपको बोलने का सोच रहा था स्टार्टिंग में। द बेसिक फंक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू पनिश द ऑफेंडर, है ना, जो गलती करे उसको सजा दे, एंड टू डिटर द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी, उसको थोड़ा कम करे, सोसाइटी में गलती कम करे, उसको खत्म करे। एंड क्रिमिनल एक्ट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं सर? ह्यूमन बीइंग। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर कमिशन ऑफ क्राइम इज दैट द एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। The human being must be under legal obligation to act in a particular manner and by physically and mentally fit for conviction in case he has not acted in accordance with the legal obligation. Only a human being under legal obligation and capable of being punished can be proper subject of criminal law. तब जो सजा सुनाने लायक है उन्हीं को सजा दिया जाएगा. And there is a mens rea. The basic principle of criminal liability is to embodied in the legal maxim actus non facitorum. Nisi means citri. It means the act alone does not amount to guilt. मतलब एक्ट में है इसीलिए गिल्ट है, ऐसा नहीं है. द एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय ए गिल्टी माइंड. जो एक्ट में बोला हुआ है वो गिल्टी माइंड के साथ मैच करना जरूरी है. अगर एक्ट के साथ गिल्टी माइंड मैच ना करे तो आप किसी को क्रिमिनल नहीं बोल सकते. द इंटेंशन एंड द एक्ट मस्ट बोथ कॉन्कर. मतलब एक्ट एंड इंटेंशन, जो एक्ट में बोला है और जो इंटेंशन है बंदे का, जिन्होंने गलती किया, जो ऑफेंडर है, वो कंस्टिट्यूट एक साथ होना चाहिए, तभी वो क्राइम होता है. Mens rea is defined as the mental element necessary to constitute criminal liability. It is the attitude of mind which accompanies and directs the conduct which result in actrusus. The act is judged not from the mind. Act को ना mind से judge नहीं किया जाता of the wrongdoer, but the mind of the wrongdoer is judged from the act. Mind from the wrongdoer is judged by from the act. Mens rea is judged from the external conduct of the wrongdoer by applying objective standard. जिसको बोलते हैं मेंस रे, मतलब गिल्टी माइंड को फाइंड आउट करना. ये केस बना था सुप्रीम कोर्ट इन गिरजानाथ वर्सेस स्टेट दैट मेंस रे इज a loose term of elastic significance and covers a wide range of mental status and condition, the existence of which give criminal hue to act stress. Intention, negligence and recklessness are the important forms of मेंस रे. क्या क्या हो सकता है
क्या क्या कारण से आप मतलब गिल्टी माइंड हो सकते हो, नेग्लिजेंस के कारण, रेकलेसनेस के कारण, ठीक है, आपके इंटेंशन कुछ है इसीलिए आप क्राइम के सीन में आ सकते हो। तो इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस, ठीक है, ये कुछ पॉइंट आप लोग जरूर एक बार पढ़ना क्रिमिनल पॉइंट पे, ठीक है। इसमें आपको कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंस का एक पॉइंट मिलेगा, स्टेज ऑफ क्राइम, क्या क्या सिस्टम में क्राइम होता है, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन क्या है, प्रिपरेशन क्या है, ये सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट है सर। जो जो सेक्शंस के ऊपर हम लोग अभी बात करके आए ना, वो सब सेक्शंस में थोड़ा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। अटेम्प्ट क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी ओवरव्यू में सब समझा के रखा, ठीक है। जब सब कुछ करने के बाद आप नीचे पहुंचोगे ना, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन, सब कुछ आपको सजाए सुना जा सकता है, ठीक है। क्या क्या सजा हो सकता है, आपको डेथ दिया जा सकता है, उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब कुछ सालों के लिए, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त किया जा सकता है, आपको फाइन किया जा सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सजाएं आपको सुनाया जा सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंडिंग के बाद, ठीक है। तो क्या थोड़ा इंस्टीट्यूट के मैट में जाके केस स्टडीज क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे सर, क्या बोलते हो? बोलो। समरी ओवरव्यू नोट्स में शेयर कर देता हूँ, उसको एक बार गो थ्रू करके इंस्टीट्यूट के मैट में जाके जस्ट एक बार गो थ्रू करो, और एंड में देखना आप लोगों को कुछ केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस भी मिलेगा, उसको भी एक बार दिमाग में पढ़ने का कोशिश करो, हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनके पास है वो भी देखो, कुछ डाउट हो तो पूछा करो, ठीक है। बोलो सर, इतना ही है आज। जिनके पास इंस्टीट्यूट का मैट का कॉपी नहीं है पीडीएफ, मैं उनको शेयर कर देता हूँ। अगर किसी के जिनके पास है उनको मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मेरा जो मैट है वही मैं बस नोट शेयर कर देता हूँ। ओके ज्योति बोलो, रोशनी क्लियर है या नहीं? হ্যাঁ দাদা। স্যার এইটা শেয়ার করে দেবেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নোটসটা শেয়ার করে দিচ্ছি। ইনস্টিটিউটের ম্যাটটা যদি পিডিএফটা যদি ডাউনলোড করেছিস তো ঠিক আছে, যদি ডাউনলোড না করেছিস তাহলে ইনস্টিটিউটের ম্যাটটাও করে দিচ্ছি। না স্যার নেই স্যার, পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, পাঠিয়ে ইনস্টিটিউটের দিবেন। ম্যাটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, যাদের কাছে ম্যাট নেই আমি তাদেরকে ইনস্টিটিউটের ম্যাটও পাঠিয়ে দিচ্ছি। ओके सर, फिर आज इतना ही है। রাখছি দাদা। ओके टाटा। बाय सर। बाय सर। भाई सर बाय सर।